हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है एमएसपी हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारा जो हरियाणा जीके का सीरीज चल रहा है जिसके अंदर हम टोटल 4 क्लास हो चुके हैं। आज हमारा क्लास नंबर होगा 5 नंबर, जिसके अंदर हम वैदिक कल्चर जो है, इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी वैदिक कल्चर आपने पढ़ा होगा, लेकिन हरियाणा जीके संबंधी जो भी वैदिक कल्चर के पॉइंट है और महाभारत से संबंधित जितने क्वेश्चन इंडियन एग्जाम के अंदर हरियाणा स्टेट में जो बनते हैं उसके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो जो भी हमारे साथ स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं, हमारे सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना दबा के एक तरह से और शेयर करना, ठीक है। बात करना चाहेंगे आज का एक तरह से सेशन के अंदर, लेकिन जिन्होंने भी एक तरह से इसका जो पार्ट नंबर फर्स्ट है वो नहीं देखा है, एक बार इस क्लास को देखने के बाद आप लोग पार्ट जो फर्स्ट है उसको भी एक बार थोड़ा निहारना, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक है ना। क्वेश्चन तो एक तरह से आसान होते, क्वेश्चन इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते, बट उन क्वेश्चनों का थोड़ा सा कंसेप्चुअल तरीके से समझ पैदा कर लो ना क्वेश्चन के बारे में, तो उससे रिलेटेड कोई भी भविष्य में क्वेश्चन आपके बनेंगे तो आप लोग आसानी तरीके से उस क्वेश्चन के साथ फाइट कर पाओगे, ठीक है। तो बात करना चाहेंगे आज के हमारे इस सेशन के अंदर हरियाणा जी के संबंधित पॉइंट होगा, है ना। महाभारत और वैदिक सभ्यता से जितने एक तरह से क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा के एग्जाम में, एचएससी में, टीजीटी में, पीजीटी में, इंग्लिश में, है ना, या मान लो कोई भी हरियाणा एचएससी का एग्जाम होता है, उन सभी एग्जाम से संबंधित ये एक तरह से वीडियो होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि पूरा डिटेल आपके सामने क्लास के अंदर हम सेट करेंगे, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे से इस चीज को कवर भी करोगे, ठीक है, और हमारे सेशन को आप लोग शेयर भी करोगे। तो चलिए बात करते शुरू करते हैं आज के सेशन का। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है। ये सीटी अभी रिसेंटली 2022 का जो सीटी का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया पॉइंट है, ठीक है, कि जो गीता का प्रथम श्लोक है वो कुरुक्षेत्र है ना, तो वो किस एक तरह से रूप में व्याख्या करता है, इसके बारे में एक तरह से आपने आंसर देना है, यानी इसका एक तरह से आंसर क्या होगा, ठीक है, वो आपने कमेंट करना है इसका सही एक तरह से आंसर क्या होगा। तो देखो ये जो चीजें शायद मेरे हिसाब से आपने आंसर नोटिस कर लिया होगा अपने माइंड में, इसका जो बिल्कुल सही आंसर आएगा वो आएगा भाई साहब धर्म क्षेत्र, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो अगर बात करें तो आंसर आएगा एक तरह से धर्म क्षेत्र। अब देखो गीता के बारे में हम फर्स्ट क्लास में बात आपके साथ कर चुके हैं, टोटल श्लोक कितने हैं, है ना, ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। तो जो पहला क्षेत्र, जो पहला श्लोक है ना कुरुक्षेत्र, ठीक है, और ये जो पहला श्लोक है किसके द्वारा शुरू किया जाता है ना, जो फर्स्ट श्लोक है ना गीता का, जो फर्स्ट एक तरह से गीता का श्लोक है वो किसके द्वारा एक तरह से शुरू किया जाता है, वो शुरू किया जाता है धृतराष्ट्र के द्वारा, ठीक है साहब। धृतराष्ट्र आप लोग जानते होंगे एक तरह से दुर्योधन के पिताश्री का नाम है धृतराष्ट्र, ठीक है। तो इसके द्वारा है ना इस श्लोक का आरंभ किया जाता है, यानी कि प्रारंभ एक तरह से किसके द्वारा किया जाता है, गीता का जो फर्स्ट श्लोक है, टोटल 700 श्लोक है गीता में, तो प्रारंभ किसके द्वारा किया जाता है, धृतराष्ट्र के द्वारा शुरू किया जाता है ना। वो संजय से एक तरह से पूछता नहीं कि बताओ भाई सब क्या लाइव सेशन चल रहा है ना, बताओ क्या क्या उस समय चल रहा है। तो जो है ना, तो धर्म क्षेत्री की एक तरह से व्याख्या करते हैं, तो क्वेश्चन आप लोग समझ जाओगे, उम्मीद करें आप लोग समझ जाओगे। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा अगर बात करें हम लोग, ठीक है, अगर हम बात करें एक्स्ट्रा थोड़े से, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग समझना, इससे पहले क्लास में बात कर चुके थे वैसे, लेकिन कुछ है ना सिंपल पॉइंट से एक तरह से पूरा लेवल आपको लेकर चलेंगे। आप लोगों का एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से संबंधित जितने क्वेश्चन बनेंगे ना भाई साहब, आपके बाहर नहीं जाएंगे, आप लोग इस चीज को है ना और इस वीडियो को देखने के बाद खुद एक तरह से महसूस कर सकते हो। जितने भी आपने आज तक एसएससी के जितने पेपर, सॉरी एचएससी के पेपर दिए और इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन आए हैं वो इस वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन आपको सेट हो जाएंगे। इसका पार्ट नंबर 1 पहले कर चुके, पार्ट नंबर 2 है, 2 क्लास इस टॉपिक से संबंधित है, सारे क्वेश्चन आपको सेट कर पाएगा, ठीक है। तो देखो भगवत गीता है ना, अगर बात करें कुछ कुल श्लोक की बात करें ना, इसमें कुल श्लोक कितने हैं टोटल, ठीक है। तो भगवत गीता के अंदर टोटल श्लोक की संख्या अगर बात करें तो श्लोक तो कितने भाई 700 है, ये तो कॉमन बात है ना। अध्याय की बात करें टोटल, यानी कि चैप्टर कितने इसके अंदर, ठीक है। अध्याय की बात करें, अध्याय तो जैसे अध्याय की अध्याय, ठीक है, तो इसमें टोटल अध्याय की बात करें ना तो 18 अध्याय, टोटल श्लोक है एक तरह से 700। जो प्रथम श्लोक है ना धृतराष्ट्र के द्वारा शुरू किया जाता है ना, और प्रथम श्लोक एक तरह से धर्म क्षेत्र को है ना व्याख्या के रूप में करता है, धर्म क्षेत्र की व्याख्या करता है। ये सारी एक तरह से बात उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से कवर कर पा रहे होंगे। दूसरी बात, तो जो भगवत गीता है ना इससे संबंधित अगर हम एक एक्स्ट्रा बात करें, ठीक है, एक देखो आप लोग जानते होंगे, इससे अगला जो क्वेश्चन होगा वह हमारा इससे संबंधित होगा, है ना। गीता जयंती की अगर बात करें तो प्रतिवर्ष गीता जयंती का सन 2016 से प्रतिवर्ष गीता जयंती के एक तरह से आयोजन किया जाता है ना। और ये जो आयोजन है ना ये 18 दिनों तक चलता है ना, कुरुक्षेत्र के अंदर इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो गीता जो जयंती है ना 18 दिनों तक, 18 दिन तक गीता जयंती के एक तरह से आयोजन किया जाता है, और इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है, मार्ग शीर्ष, ठीक है, मार्ग शीर्ष शुक्ल एकादशी, ठीक है। गीता जयंती का आरंभ मार्ग शीर्ष शुक्ल एकादशी के एक तरह से दिन इसका आयोजन शुरू होता है प्रतिवर्ष, ठीक है। और 2016 से इस गीता जयंती का आयोजन हरियाणा के अंदर एक तरह से
किया जाता है। 2016 से 18 दिनों तक एक तरह से आयोजन होता है। इस बात को भी मेरे हिसाब से आप लोग समझ सकते हो और आप लोग समझ रहे होगे। ठीक है, कहां पर होता है गीता जयंती का आयोजन? ये होता है ज्योतिसर। ठीक है, जहां से एक तरह से ज्ञान का ज्वाला शुरू हुआ था, ज्योतिसर कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, यहां से गीता जयंती का एक तरह से क्या होता है ना, प्रारंभ होता है प्रतिवर्ष, है ना। और ये रिसेंटली अभी 2024 में इसका आयोजन हो भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आधारित है, हम उसके ऊपर बात भी करेंगे। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा इसके अंदर थोड़ा बात करें। ठीक है ना, जो पहला जो श्लोक है ना वो कुरुक्षेत्र से है। वैसे कुरुक्षेत्र का मतलब क्या होता है? कुरुक्षेत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, ऐसे ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग कवर कर नहीं पाते हो। कुरुक्षेत्र का शाब्दिक अर्थ, और आजकल टर्मोलॉजी के क्वेश्चन एग्जाम कई बार आते भी है। कुरुक्षेत्र जो शब्द है ना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो होता है राजा कुरु की भूमि। ठीक है, सुना होगा मेरे हिसाब से, राजा कुरु की भूमि। ठीक है, कुरुक्षेत्र का शब्द का अर्थ होता है राजा कुरु की भूमि। ठीक है, राजा कुरु की भूमि जो है ना, इस कुरुक्षेत्र शब्द का अर्थ होता है वैसे राजा कुरु की भूमि। ये एक तरह से ध्यान करना आप लोग, और उम्मीद करें आप लोग ध्यान करोगे। दूसरा, जो गीता है ना, गीता, इस गीता में एक तरह से क्या लिखा गया है कि जो आत्मा है ना, आत्मा, ठीक है, गीता के अंदर एक सुना होगा ना आपने, शायद पढ़ी भी होगी गीता, आत्मा अजर और अमर है। ठीक है, आत्मा अजर अमर है। तो ये गीता के कौन से अध्याय में है? गीता के अंदर लिखा है आत्मा अजर और अमर है। तो ये कौन से अध्याय में एक तरह से है? तो ये अध्याय नंबर एक तरह से 2 के अंदर है, अध्याय नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो गीता के टोटल 18 एक तरह से अध्याय है। ठीक है, तो अध्याय 2 के अंदर है ना, क्या बोला गया है कि एक तरह जो आत्मा है वो अजर और अमर है। भगवत गीता के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, राइटर तो आप लोग जानते होंगे वेद व्यास जी, ये सारी की सारी चीजें हैं। एक आपने सुना होगा यदा यदा ही धर्मस्य। ठीक है, सुना होगा ना, ये मेरे हिसाब से सबने सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य। ठीक है, पूरा श्लोक आप लोग एक ने एक तरह से कई बार ये महसूस भी किया होगा, सुना भी होगा, याद भी किया होगा, है ना। हम डैश डैश कर देते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य। ये गीता के अंदर तो एक श्लोक है ना। तो जो ये यदा यदा धर्मस्य है ना, ये एक तरह से गीता के कौन से अध्याय में है ना, एक क्वेश्चन ये है। आत्मा अजर अमर है, ये कौन से अध्याय में? 2 के अंदर है। यदा यदा धर्मस्य है, ये एक तरह से गीता के कौन से अध्याय में ये जो श्लोक है यदा यदा धर्मस्य, तो ये एक तरह से अध्याय नंबर टोटल 18 के अंदर जो चौथा नंबर का अध्याय है ना, उसके अंदर एक तरह से इसका वर्णन किया गया है ना। ये श्लोक एक तरह से अध्याय नंबर 4 में लिखा गया, अध्याय नंबर 4 में, है ना। और ये आपने खूब मेरे हिसाब से महाभारत वगैरह देखी होगी, तो भी आपने खूब एक तरह से चीजों को सुना होगा। ठीक है, और जो इस भगवत गीता के अंदर एक चीज है ना, जो कृष्ण जी है ना, अपने कृष्ण जी भगवान, ठीक है, कृष्ण जी का दिव्य रूप है। तो देखो ना, महाभारत के युद्ध में कृष्ण जी अपना दिव्य रूप एक तरह से दिखाते हैं, दिव्य रूप है। तो कृष्ण जी के जो दिव्य रूप है ना, वो कौन से अध्याय में एक तरह से भगवत गीता में वर्णित है? कृष्ण जी का जो दिव्य रूप है, तो अध्याय नंबर एक तरह से वो 11 के अंदर, अध्याय नंबर 11 के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ नॉर्मल पॉइंट भी आप लोग मेरे हिसाब से याद कर पाओगे, और आप लोग एक तरह से याद कर ही लोगे। ठीक है, महात्मा गांधी ने है ना गीता के बारे में एक शब्द बोले थे। ठीक है, गांधी जी ने गीता के बारे में एक शब्द बोले थे, जैसे कि यहां पर मैं लिख देता हूं, आप लोग उसको समझने की कोशिश करना कि गीता आध्यात्मिक शब्दकोश है। ठीक है, जो गीता है ना, गीता, ठीक है, गीता आध्यात्मिक गीता आध्यात्मिक शब्दकोश है, शब्दकोश है। तो ये शब्द किसके, अगर आपके पेपर में कभी पूछे, और सारे रिपीटेड पॉइंट है, गीता आध्यात्मिक शब्दकोश है। तो ये भाई साहब किसने बोला था? ये बोला था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा एक तरह से ये कथन बोले थे, मतलब गांधी जी के एक तरह से विचार थे कि गीता एक आध्यात्मिक शब्दकोश है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा एक तरह से सारी चीजें बोली थी। तो 2-3 पॉइंट है नॉर्मल, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको आसानी से मेरे हिसाब से कवर कर लोगे। ठीक है, ये सारी चीज याद करना है। तो क्वेश्चन एक छोटा सा था, ठीक है, और क्वेश्चन क्या था अपना? क्वेश्चन ये था कि भाई साहब, जो एक तरह से पहला श्लोक कुरुक्षेत्र है ना, वो किस रूप में व्याख्या करता है? तो धर्म क्षेत्र। ठीक है, लेकिन 2-3 एक्स्ट्रा बात अगर इसके अंदर हम और कर ले, जैसे कि हमने यहां पर बात की है कुरुक्षेत्र। ठीक है, वैसे तो कुरुक्षेत्र नामकरण के टॉपिक हम पहली क्लास में हरियाणा का नामकरण का उसमें पढ़ चुके हैं। तो जो कुरुक्षेत्र है ना, इस कुरुक्षेत्र के कुछ अन्य नाम और है। ठीक है, इसी कुरुक्षेत्र को है ना प्राचीन काल में अलग अलग नामों से जाना भी जाता था। और जो एक कुरुक्षेत्र है ना, इस कुरुक्षेत्र को शरणावत नाम के नाम से भी जाना जाता है। कुरुक्षेत्र जो एक तरह से आज कुरुक्षेत्र है ना, शरणावत, ठीक है, शरणावत। ठीक है, शरणावत इस कुरुक्षेत्र का ही नाम है, ध्यान रखना। और इसी कुरुक्षेत्र स्थान को एक नाम से और जाना जाता था, श्रीकांथा। ठीक है, श्रीकांथा।
तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में किस जिले को पहले श्रीकांथा के नाम से भी जानते थे या सरनावत के नाम से जानते थे? तो श्रीकांथा और सरनावत है ना, ये कुरुक्षेत्र को एक तरह से जाना जाता था। ये सारी चीजें है और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से समझ जाओगे। तो गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या धर्म क्षेत्र के रूप में की गई है। टोटल गीता के अंदर एक तरह श्लोक 700 है। 18 अध्याय महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित की गई थी। अलग अलग भाषा में गीता का एक तरह से अनुवाद भी किया गया था, है ना। संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत से फारसी में, इंग्लिश में, हिंदी में। तो ये सारी चीजें स्टेप टू स्टेप सारी चीजें आपके सामने आएगी। तो यहाँ पर हमने एक तरह से छोटा सा जो पॉइंट है क्वेश्चन को माध्यम बनाकर आपके सामने सेट किया था, है ना। ऐसे हम सारी चीजों को कवर करेंगे आज के इस अपने छोटे से प्यारे से सेशन में। तो जो भी हमारे साथ लाइव है, हमारे सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और एक तरह से आप लोग शेयर करने के बाद अपने सेशन के माध्यम से नोट्स भी बना सकते हो। ज्ञान एक तरह से इसके अलावा और भी आप अर्जित करना चाहो। वैसे तो एक तरह से आपने इन टॉपिकों को पढ़ा होगा, लेकिन हम जितने भी एग्जाम क्वेश्चन आ चुके हैं ना, उन क्वेश्चनों को आधार बनाकर आपके सामने सारी चीजें सेट कर रहे हैं और उम्मीद करें आप लोग इस चीज को अच्छे से कवर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऋग्वेद के अनुसार भरत कबीले का निम्न में से मुख्य राजा कौन था? ठीक है, ऋग्वेद है ना, टोटल वेद आप लोग जानते होंगे 4 वेद है। तो जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद के अनुसार भरत कबीलों का, भरत कबीला आपने सुना होगा, तो उसका एक तरह से मुख्य राजा कौन था? ऑप्शन 4 है कुरु, दिवोदास, धृतराष्ट्र, शांतनु, है ना। लास्ट क्लास में मैंने एक तरह से इनमें से एक राजा के बारे में डिटेल भी आपको दिया था। तो ये है और उम्मीद कर रहे आपने माइंड टॉस कर लिया होगा इसका एक तरह से सही आंसर क्या आएगा। तो देखो इसका जो सही आंसर है ना वो तो हम आपको बता देते हैं, लेकिन इसकी डिटेल जो है ना वो आप लोग समझना। तो इसका सही आंसर आएगा भाई साहब दिवोदास। ठीक है, क्वेश्चन का अकॉर्डिंग तो आ जाएगा दिवोदास। अब ये दिवोदास कौन है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। और शायद लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था, जो दिवोदास है ना, जैसे कि मैंने कहा था एक सुदास हुआ करते थे। सुदास सुना होगा ना, सुदास। तो सुदास है ना, सुदास जिसने 10 राज युद्ध भी लड़ा था, तो सुदास के पिताश्री का नाम है ये। ठीक है, तो दिवोदास कौन है? भरत कबीले का राजा है। और ये कौन है? ये सुदास के एक तरह से पिता का नाम है। इस बात को भी मेरे हिसाब से आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, ये वही सुदास है। कौन से सुदास? जिसके द्वारा है ना अपने भारत में 10 राज, ठीक है, 10 राज एक तरह से युद्ध लड़ा गया था, है ना। और जो 10 राज युद्ध है ना, वो भाई साहब महाभारत के युद्ध से पहले लड़ा गया था। और किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो ये 10 राज युद्ध लड़ा गया था सुदास, ठीक है, सुदास और एक तरह से 10 जनों के मध्य, यानी कि 10 जन बोले तो 10 एक तरह से साम्राज्य के शासक थे, 5 आर्य और 5 अनार्य। ठीक है, किस नदी के किनारे एक तरह से युद्ध लड़ा गया था? तो युद्ध लड़ा गया था रावी नदी के किनारे। और जो रावी नदी है ना, वैदिक सभ्यता में रावी नदी को रावी नहीं बोलते थे, पुरुषुणी के नाम से एक तरह से बोला जाता था। और इस युद्ध का वर्णन किसने किया था? तो एक इस युद्ध का वर्णन किया था महर्षि वशिष्ठ के द्वारा। ठीक है, महर्षि वशिष्ठ ने इस युद्ध का वर्णन कर रखा है। महर्षि वशिष्ठ जो कि सुदास के पुरोहित थे, विश्वामित्र के बाद सुदास के महल में पुरोहित का काम एक तरह से ये करते हैं। ये एक तरह से सारी चीजें है। ठीक है, तो हमने बात किया था कि इनमें से सबसे एक तरह से मुख्य राजा कौन थे? दिवोदास, जो कि सुदास के पिता थे। और सुदास वही है जिसने 10 राज का युद्ध रावी नदी के किनारे लड़ा था, 10 जनों को पराजित किया था। सुदास इसके अंदर विजय होता है। इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हो और आप लोग इसको एक तरह से समझ रहे होगे। ठीक है, वैसे भी ध्यान रखना, देखो हरियाणा में है ना, हरियाणा में कई राजाओं ने राज किया है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और बात करें, ठीक है, और थोड़ा सा आपकी बात करें तो जो हरियाणा ना, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में कई एक तरह से वंशों के राजाओं ने, है ना, कई पराक्रमी राजाओं ने एक तरह से राज किया है। जैसे हरियाणा में कुरु वंश, ठीक है, हरियाणा में कुरु वंश एक तरह से राज करके गया। ठीक है, हरियाणा में कुरु वंश एक तरह से राज करके गया। ठीक है, सुना होगा ना आपने, कुरुवंश हरियाणा में, पुरुवंश हरियाणा में, भरतवंशीय राजा भारत में, है ना। तो भरतवंश, है ना, तो भरतवंश, है ना, ये एक तरह से हरियाणा में राज करने वाले कुछ एक तरह से मेन थे। तो हरियाणा में किन किन वंशों ने शासन किया था? तो हरियाणा में काफी वंशों ने शासन किया, जिसमें मुख्यतः वैदिक शासनकाल की बात करें तो कुरुवंश है, पुरुवंश है, भरतवंश है ना। तो इन वंश के एक तरह से पराक्रमी राजा हरियाणा में एक तरह से आते हैं। इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हो। और वैसे आपने सुना होगा कुरुवंश के राजाओं की जो राजधानी है, ठीक है, एक बात और सुना होगा आपने, जो कुरुवंश है ना, कुरुवंश, ठीक है, कुरुवंश, ठीक है, कुरुवंश के शासकों की राजधानी, ठीक है, कुरुवंश के शासकों की कैपिटल, और कुरुवंश के शासकों की कैपिटल कौन सा शहर हुआ करता था? हस्तिनापुर हुआ करता था, हस्तिनापुर। ठीक है, सुना होगा ना, कौरव की राजधानी एक तरह से हस्तिनापुर। तो कुरुवंश के शासकों की राजधानी जो हुआ करती थी वो हस्तिनापुर हुआ करता था। इस बात को समझना, ठीक है, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इस बात को एक तरह से आसानी से समझ जाओगे। एक बात और ध्यान रखना, जो ये कुरुवंश है ना, कुरुवंश, तो कुरुवंश का शासनकाल की बात करें
तो इस कुरु वंश का पराक्रमी राजा की अगर बात करें हम, ठीक है, कुरु वंश का पराक्रमी राजा, ठीक है, समझना, इस सारे के सारे एक दूसरे से लिंक बना के आप लोग याद करना। कुरु वंश का पराक्रमी राजा या पराक्रमी शासक, ठीक है, तो कुरु वंश का पराक्रमी राजा और पराक्रमी शासक, अगर आपने महाभारत देखो तो मेरे हिसाब से एक तरह से सुना भी होगा, शांतनु, जहां से एक तरह से सारी चीजें शुरू भी हो रही है, ठीक है। तो कुरु वंश का जो पराक्रमी राजा है ना, वो कौन था? शांतनु हुआ करता था, शांतनु। ये वही शांतनु है जिनकी एक तरह से पत्नी गंगा हुआ करती थी, ठीक है, और एक इनकी पत्नी हुआ करती थी सत्यवती, ठीक है। गंगा और सत्यवती, ये किसकी पत्नी थी? ये भाई साहब एक तरह से साहब शांतनु की एक तरह से वाइफ है। और जो गंगा है ना, इन गंगा से एक तरह से जन्मे थे कौन? भीष्म, ठीक है, भीष्म पितामह आपने सुना होगा, जिनको देवव्रत के नाम से भी एक तरह से जानते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा वाले, ठीक है। तो भीष्म जो है ये एक तरह से गंगा के पुत्र थे, और सत्यवती जो है ना, इनसे दो एक तरह से हुए थे। एक तो हुआ करता था जिनका नाम था विचित्र, मेरे हिसाब से सुना भी होगा, विचित्र वीर्य, और एक चित्रांग, ठीक है। तो सत्यवती के कोख से कौन जन्मे? एक तो चित्रांग, ठीक है, और एक विचित्र वीर्य, ठीक है, विचित्र वीर्य। बाकी जो है ना, ये आप महाभारत आपने देखा होगा, महाभारत को एक बार देख लेना, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कुछ मेन मेन बता रहा हूं मैं। तो कुरु वंश का पराक्रमी राजा कौन था? शांतनु, ठीक है। लेकिन मैंने इनकी कैपिटल की बात करी है, तो इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी भाई? इनकी एक तरह से राजधानी हुआ करती थी, ठीक है ना। कौरव वंश की एक तरह से राजधानी, कुरु वंश की जो कैपिटल है वो हुआ करती थी हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर। ये आप लोग एक तरह से इसको समझ चुके होंगे। तो एक नॉर्मल सा पॉइंट है, ज्यादा इतना एक तरह से हार्ड है नहीं। लेकिन एक नोट करके चीज और थोड़ा समझना, मैं यहां पर आपको बता देता हूं। कुरुक्षेत्र का युद्ध तो आप सभी जानते हो, लेकिन कुछ अलग चीज है, ठीक है। जो गांधार है ना, गांधार, ठीक है, गांधारों ने शांतनु के काल में कुरुक्षेत्र में अटैक किया था, ठीक है। गांधार जो है ना, गांधार के एक तरह से राजा महाराजा, गांधारों ने शांतनु जो है ना, शांतनु मैं यही बात कर रहा हूं, इसी शांतनु के शासनकाल में कुरुक्षेत्र पर आक्रमण किया था। और जो ये कुरुक्षेत्र पर आक्रमण हुआ था ना, ये कुरुक्षेत्र का पहला युद्ध कहलाता है। महाभारत का युद्ध तो आपने जानते हो, ठीक है, लेकिन फर्स्ट कुरुक्षेत्र युद्ध, ठीक है। तो जो फर्स्ट कुरुक्षेत्र युद्ध है ना, वो एक तरह से किस किस के मध्य हुआ था? फर्स्ट कुरुक्षेत्र युद्ध अगर आपसे पूछे तो शांतनु और गांधार राजाओं के मध्य फर्स्ट कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था। तो इस बात को भी आप लोग आराम से समझ सकते हो, और उम्मीद कर रहे आप लोग समझ जाओगे। तो क्वेश्चन क्या था अपना? क्वेश्चन ये, ऋग्वेद के अनुसार भरत कबीले का निम्न में से मुख्य राजा कौन था? देवोदास था। देवोदास कौन है? सुदास राजा के पिता थे। और ये सुदास वही है जो नेशनल जीके में को यार आपने सुना होगा, 10 राज युद्ध लड़ा गया था हमारे देश में सुदास और 10 जनों के मध्य, जिसमें 5 राजा आर्य और 5 अनार्य, जिसमें सुदास जीत गया था। और ये 10 साइड के लोग एक तरह से हार जाते हैं। रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। ज्यादातर पेपर में नदी पूछते, किस नदी के किनारे लड़ा गया था। और इस युद्ध का जो वर्णन है ना, वो महर्षि वशिष्ठ ने इस युद्ध का वर्णन कर रखा है। इस बात को समझना। हरियाणा में कई वंशों ने राज किया, जैसे कुरु वंश है, पुरु वंश है, भरत वंश है ना। इन वंशों के पराक्रमी राजाओं ने राज किया था। और इसी कुरु वंश के एक सबसे पराक्रमी राजा हुआ करता था कौन? शांतनु, जिनकी एक तरह से मैं बता रहा हूं 2 पत्नियां थी, गंगा और एक सत्यवती। गंगा से भीष्म जो जन्मे थे, है ना, और सत्यवती उन्होंने चित्रांग, है ना, और एक विचित्र वीर्य यहाँ ये, है ना। इसके बाद तो महाभारत आपने देखा ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें है। लेकिन कुरुक्षेत्र का जो युद्ध तुम पढ़ते हो, तो महाभारत का 18 दिन वाला युद्ध तो आप पढ़ते हो, सबने पढ़ रखा है। लेकिन एक कुरुक्षेत्र का इस युद्ध से पहले भी युद्ध हो गया था, जिसको कुरुक्षेत्र का पहला युद्ध कहा जाता है, जो शांतनु के शासनकाल में लड़ा गया था। गांधारों के द्वारा अटैक किया था कुरुक्षेत्र में, और उस समय कुरु का राजा शांतनु हुआ करता था, कुरु का पराक्रमी राजा शांतनु, है ना। तो वो कुरुक्षेत्र का पहला युद्ध भी कहलाता है। तो ये सारी चीजें है, और इनको आप लोग आसानी से कवर कर चुके होंगे, ये सारी चीजें। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन ये है कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में भागीदार कौन सा देश था? अब देखो, इस हिस्ट्री के एक तरह से हरियाणा हिस्ट्री के टॉपिक में छोटा सा मैंने क्वेश्चन करंट अफेयर्स का और डाला है ना, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है ना। बिल्कुल लिंक बनाकर आप लोग याद कर सकते हो कंसेप्चुअल तरीके से, ना कि इधर उधर चीजें याद करो। तो अब एक क्वेश्चन है ना, इससे संबंधित मैंने आपके सामने सेट किया है, और इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा हम चर्चा भी करेंगे। आप लोग जुड़े रहना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे संबंधित बनेंगे, है ना, एक्स्ट्रा, वो है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है भाई? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में भागीदारी कौन सा देश था? भागीदारी बोले तो पार्टनर कंट्री कौन सा था? पार्टनर कंट्री, ठीक है। तो भागीदारी एक तरह से देश पूछा गया, यानी कि कुल मिलाकर यहां पर ये पार्टनर कंट्री के बारे में पूछा गया है, ठीक है। जैसे सूरजकुंड अभी एक तरह से शुरू हो चुका है 7 फरवरी 2025 से, है ना। तो इसमें भागीदारी स्टेट कौन सा है, भागीदार एक तरह से कंट्री कौन सा है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना। तो उनके बारे में अभी इस क्वेश्चन को माध्यम बनाकर चर्चा करूंगा। आप लोग समझते रहना, जुड़े रहना, और एक तरह से कवर करते रहना। तो क्या है इस क्वेश्चन का कोडिंग है? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में भागीदारी देश कौन सा था?
तो देखो इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आंसर बताए ना, तो इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा तंजानिया। जो तंजानिया ना, तंजानिया, ये तंजानिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ता है। तंजानिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर एक कंट्री है, और इस कंट्री की जो कैपिटल है ना, इस कंट्री की कैपिटल है भाई साहब डोडोमा। ठीक है, अब ये करंट में था और ये हरियाणा जी के हम आपके बन भी आ सकता है करंट में, डोडोमा। लेकिन अगर हम बात करें इसकी करेंसी की बात करें ना, ठीक है, करेंसी की बात करें तो इस देश में जो करेंसी चलती है ना, वो चलती है भाई साहब शिलिंग। ठीक है, तो करेंसी चलती इसमें शिलिंग नाम की। तो ये तो होगी दो बेसिक सी बातें, है ना। अब थोड़ा सा समझते हैं, ये तो होगी नॉर्मल सी चीजें, है ना। क्या नॉर्मल चीज होगी कि अभी जो गीता जयंती एक तरह से हुआ था, गीता महोत्सव का आयोजन 2024 में हुआ था, तो इसमें यह पूछा गया कि भागीदार एक तरह से देश कौन सा था, तो तंजानिया इसके अंदर भागीदार था। लेकिन अगर पूछे, ठीक है, अगर आपसे पूछे ना भागीदार राज्य, ठीक है, भागीदार राज्य, राज्य भारत का ही था, तो भागीदार राज्य गीता जयंती में, है ना, पार्टनर स्टेट कौन सा था, तो भागीदार राज्य की बात करें ना, तो कौन सा अब की बार गीता जयंती में, ओडिशा। ठीक है, अपना राज्य उड़ीसा। तो उड़ीसा जो है ना, ये भागीदार एक तरह से क्या था गीता जयंती में, उड़ीसा भागीदार राज्य था। और भागीदार कंट्री, पार्टनर कंट्री की बात करें तो तंजानिया। ठीक है, तंजानिया मेरे हिसाब से आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, डोडोमा कैपिटल। ठीक है, तंजानिया, ये सारी चीजें। अब यहां पर बात करते हैं थोड़ा सा गीता जयंती के बारे में, है ना, उसको थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, गीता जयंती। ठीक है, गीता जयंती 2000, ठीक है, या गीता महोत्सव 2024। ठीक है, गीता महोत्सव 2024। अब इसके जितने क्वेश्चन बनते हैं ना, उसको थोड़ा सा एक तरह से समझना है। पहले समझना समय, यानी कि एक तरह से कब आयोजन किया गया। ठीक है, टाइम कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था। तो अभी कुछ समय पहले आपने मेरे हिसाब से देखा होगा, अभी रिसेंटली इसका आयोजन किया गया था 28 नवंबर से 15 दिसंबर को कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर के पास। ठीक है, यानी कि 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर, ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ये तो हो गया टाइम। ठीक है, यानी कि कब आयोजन किया गया, ये सारा का सारा है। ठीक है, आयोजक कौन थे, यानी कौन करवाता है। कल ने आपके हरियाणा जीके में क्वेश्चन आ जाए कि जो गीता महोत्सव 2016 से हो रहा है, इसका आयोजक कौन होता है। ठीक है, कौन इसका आयोजन करवाता है। तो देखो, एक तो जो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और हरियाणा का पर्यटन मंत्रालय। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। ठीक है, एक तो ये संगठन हो गया कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड प्लस हरियाणा। ठीक है, हरियाणा, जो हरियाणा ना, हरियाणा पर्यटन विभाग। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा गीता जयंती का आयोजन एक तरह से करवाया जा रहा है। और कब से करवाया जा रहा है, सन 2016 से गीता जयंती, गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। रिसेंटली गीता जयंती का आयोजन हो चुका है। तो पार्टनर कौन था कंट्री, है ना, वो तो है तंजानिया, और पार्टनर स्टेट है वो अपना उड़ीसा था। ये सारी सारी चीजें आप लोग मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे। ठीक है, लेकिन अगर बात करें तंजानिया की बात करें, तो करंट में तंजानिया, और जो करंट में उनके राष्ट्रपति वगैरह पेपर में आते हैं, करंट अफेयर्स में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो जो तंजानिया का वर्तमान में प्रेसिडेंट बात करें ना, तो एक इंसान है जिसका नाम है सामिया सुलुहु। मेरे हिसाब से कभी नाम सुना हो तो आ जाता है कई बार इनके, सामिया, तंजानिया के राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं मैं। और इसको थोड़ा याद करना, चंडीगढ़ पुलिस में मिस्र का प्रधानमंत्री पूछ लिया था, अगर तुमने चंडीगढ़ पुलिस का पेपर देखा हो तो। अब ये नहीं कि हार्ड था, इतना डीपली कैसे पूछ रहे, कुछ नहीं है। मिस्र उस समय करंट में था, मिस्र बोले तो इजिप्ट है। तो सामिया सुलुहु वर्तमान में तंजानिया की कौन है, ये एक तरह से तंजानिया के राष्ट्रपति है। और गीता जयंती 2024 में पार्टनर कंट्री के रूप में हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसके एक तरह से बंदे तंजानिया के आए थे। ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में एक तो आरिफ मोहम्मद खान, जो हमारे देश के अंदर इन प्रेजेंट टाइम में बिहार के राज्यपाल है, उस समय केरल के राज्यपाल थे, तो ये चीफ गेस्ट के रूप में थे। और जो तंजानिया, तो एक ताबिद मौलिद नाम का बंदा था, तंजानिया का राजनेता, तो वो बंदे भी चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए थे। तो आप इतना याद करना कि पार्टनर कंट्री कौन है, तंजानिया था। ये एक तरह से आप लोग याद कर लोगे। ठीक है, मसाई जनजाति आपने सुना होगा, अफ्रीका के पूर्व साइड में पाई जाती मसाई जनजाति। जो किल पोल नाम का एक लड़का जो लिप सिंग करता है, आजकल इंस्टा पे फेमस है, तो मसाई जनजाति का है। तो मसाई जनजाति अफ्रीका के पूर्व साइड में पाई जाती है, और तंजानिया में मसाई जनजाति पाई भी जाती है। तो काफी चीजें अगर हम यहाँ से चैन बना देंगे तो काफी चीजें निकल जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर याद करना। लेकिन अब देखो ये सारी चीज हो जाएंगी। गीता महोत्सव है ना 2024 में कहां पर आयोजित किया वो तो सब पता, कुरुक्षेत्र। 2016 से एक तरह से इसका आयोजन चल रहा है। लेकिन अभी मैंने कहा था इसके साथ साथ एक चीज और मैं बता देता हूं, आप उसको समझना। ठीक है, क्या, सूरज कुंड। ठीक है, जो वैसे करंट अफेयर्स हरियाणा जी के में इसको कवर भी करेंगे। तो जो सूरज कुंड है ना, सूरज कुंड का जो
जो एक तरह से मेला है ये अभी एक तरह से शुरू हो चुका है। और सूरज कुंड का मेला आप लोग सभी जानते हो कौन से एक तरह से राज्य में लगता है, सॉरी कौन से राज्य में लगता है ना, अपने हरियाणा में लगता है राज्य में, तो लेकिन जिला कौन सा है, तो फरीदाबाद के अंदर लगता है। अगर हम इस सूरज कुंड के बारे में, है ना, वैसे टॉपिक इसका अलग से मैं पढ़ाऊंगा अभी, लेकिन थोड़ा सा समझना, सूरज कुंड का अगर हम बात करें भागीदार, ठीक है, भागीदार राज्य, है ना, यानी पार्टनर स्टेट, ठीक है, भागीदार राज्य या पार्टनर स्टेट कौन सा है, तो सूरज कुंड में भागीदार राज्य पार्टनर स्टेट अब की बार 2 है। और 2 कौन कौन से है, एक तो भाई साहब उड़ीसा, उड़ीसा को फिर मौका दिया गया, एक तो उड़ीसा जो गीता जयंती में थे, और एक इसमें मध्य प्रदेश जो है ना, मध्य प्रदेश, ठीक है, तो मध्य प्रदेश है ना, ये सूरज कुंड जो मेला चल रहा है हर साल एक तरह से होते हैं, ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है समझ जाओगे। लेकिन अगर बात करें, ठीक है, अगर यहां पर बात आपसे करें क्या कि भाई साहब इस सूरज कुंड में भागीदार, ठीक है, तो भागीदार या पार्टनर कंट्री कौन सा है, भागीदार देश कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं अब की बार भागीदार कोई देश पर्सनल एक देश नहीं है, एक पूरा ग्रुप है। और जो एक ग्रुप है ना, एक पूरा संगठन, एक संस्था है, और जो संस्था है ना उस संस्था का नाम है भाई साहब बिमस्टेक, ठीक है, बिमस्टेक एक संस्था, शायद आपने सुना होगा, करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ा भी रखा है हमारे चैनल पर, तो बिमस्टेक, ठीक है, तो बिमस्टेक नामक जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये अब की बार एक तरह से क्या है सूरज कुंड मेले मिला। और ये ध्यान रखना ये 2025 का सूरज कुंड मेला, गीता जयंती एक तरह से हमने 24 की पढ़ाई थी, लेकिन सूरज कुंड मेला एक तरह से 2025 का है, जो प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में एक तरह से आयोजित होता है और 7 फरवरी को शुरू हो चुका है। तो भागीदार राज्य कौन सा है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, 2025 सूरज कुंड मेले की बात कर रहा हूं मैं, और भागीदार देश है अब की बार एक ग्रुप है बिमस्टेक। अब ये बिमस्टेक क्या है, इसको आपने सुना भी होगा, इन प्रेजेंट टाइम में बिमस्टेक है ना, दुनिया के अंदर एशिया महाद्वीप के 7 देशों के एक समूह है, जिसमें हमारा हिंदुस्तान भी शामिल है, ठीक है, तो इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर वगैरह और देश आ सकते हैं। और आजकल तो करंट में हरियाणा में, तो थोड़ा सा वैसे भी आप लोग मेरे हिसाब से बिमस्टेक के बारे में याद कर सकते हो। तो कंट्री स्पेशल अब की बार भागीदार नहीं है, एक पूरा ग्रुप है, और वो कौन सा ग्रुप है, बिमस्टेक, ठीक है। अगर हम बात करें बिमस्टेक के बारे में, तो इस बिमस्टेक की स्थापना की बात करें ना, तो बिमस्टेक की स्थापना कब की गई थी, तो भाई इसकी स्थापना 6 जून सन 1997 को इसकी स्थापना की गई थी, ये ध्यान रखना, यानी कि स्थापना, थोड़ा सा समझना इन चीजों को, 6 जून, ठीक है, सन 1997 का समय था, है ना। अगर हम इसके सेक्रेटरीट की बात करें या इसके हेडक्वार्टर की बात करें, इसका सेक्रेटरीट एक सचिवालय की बात करें, तो इन प्रेजेंट टाइम इसका जो सचिवालय है ना वो ढाका में है, जो कि इन प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश में है, ठीक है, बांग्लादेश में। और वर्तमान में इसका चेयरमैन की बात करें, तो इसका चेयरमैन एक पूरा कंट्री होता है, ठीक है, चेयरमैन बिमस्टेक, है ना, हर साल इसका एक चेयरमैन होता है और एक देश के रूप में होता है। तो वर्तमान में इसका चेयरमैन की जो एक तरह से कमान है वो थाईलैंड एक तरह से देश के पास है, थाईलैंड देश के पास, तो चेयरमैन वर्तमान में इसका कौन है, थाईलैंड देश है। और ये ध्यान रखना, ये आज की क्लास यानी कि आज 11 फरवरी 2025 तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। कल ने एक तरह से चल तुम हमारी इस वीडियो को 15-20 दिन बाद, 1.5-2 महीने बाद देखो कुछ चेंज भी हो जाए, तो थोड़ा समझना करंट अफेयर्स को इस तरीके से, है ना। कंट्री की बात करें, बिमस्टेक में टोटल एक तरह से देश की बात करें, है ना, तो बिमस्टेक में टोटल सदस्य कितने हैं, सदस्य देश कितने हैं, तो सदस्य देश बिमस्टेक में है ना, ये वर्तमान में कितने, 7 है। देखो हमारा टॉपिक वो था, लेकिन थोड़ा सा लिंक बना के मैं लेकर आऊं, और जो 7 देश है ना, उन 7 देश को आप आसानी से याद कर सकते हो एक ट्रिक से। और ट्रिक से कैसे, ट्रिक्स है, बाबूश्री ने भारत से म्यांमार में लैंड किया, यानी कि कैसे याद करोगे, है ना, 7 देश कौन कौन से हैं, बाबू श्री ने, वैसे 7 याद भी कर लोगे, छोटी सी ट्रिक्स है, बाबू श्री ने, ठीक है, बाबू श्री ने भारत से म्यांमार, ठीक है, बाबू श्री ने भारत से म्यांमार, बाबूश्री ने भारत से म्यांमार में लैंड किया, यानी उतरा, ठीक है। ये एक तरह से एक लाइन है, और इस लाइन में है ना सारे के सारे टोटल कितने देश बता रहा हूं मैं, इसमें टोटल 7 देश है, तो सारे 7 देश है। अब कैसे याद करोगे 7 देश, देखो बा से बना लेना, एक बार तो समझना पड़ेगा भाई साहब, और आप लोग समझ जाओगे। बा से बना लेना बांग्लादेश, तो बिमस्टेक का मेंबर है, जो वर्तमान में सूरज कुंड का पार्टनर एक तरह से कंट्री के रूप में, पार्टनर एक तरह से सदस्य के रूप में बिमस्टेक आया। तो बिमस्टेक में टोटल आज 7 देश है, और जो 7 देश है ना मैं वो बता रहा हूं, समझ रहे हो ना। तो क्या है, एक तो बांग्लादेश, फिर बना लेना बाबू, तो बू आ रहा है यहां पर, तो भूटान बना लेना, लेकिन भूटान नहीं होता है, भूटान होता है। एक बार तो समझ लेना, ट्रिक्स है क्या, एक तरह से यार श्री,
ठीक है, बाबू श्री, तो श्री से आप लोग मेरे हिसाब से माइंड टॉस कर चुके होगे, है ना, और आपने जो सोचा होगा मेरे हिसाब से श्रीलंका ही सोचा होगा, और रियल में आपने श्रीलंका ही सोचा है। तो बाबू श्री ने, तो ने से क्या बना लोगे, ने से बन जाएगा भाई साहब नेपाल, ये भी मिस्टेक का मेंबर है नेपाल, ठीक है। भारत से अपना प्यारा भारत हो जाएगा, ठीक है, ये भी मिस्टेक का मेंबर है, जो अब की बार सूरज कुंड में एक तरह से पार्टनर आया, बन के आया है ना। से साइलेंट वर्ड है, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार से क्या बना लोगे, तो म्यांमार से म्यांमार बना लोगे, है ना, म्यांमार, ठीक है। में साइलेंट वर्ड है, लैंड से बना लेना थाईलैंड, ठीक है, तो लैंड से बना लेना थाईलैंड। तो देखो भाई सब कितने हो गए, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, तो ये भी मिस्टेक के अंदर टोटल 7 देश है। 6 जून 1997 को बना था, ढाका के अंदर इसका वर्तमान में सेक्रेटरीट है, और करंट में सूरजकुंड 2025 फरवरी 7 तारीख को शुरू हो चुका है। इसका पार्टनर कंट्री के रूप में कोई पर्सनल देश नहीं है, 7 पार्टनर कंट्री के रूप में अब की बार हरियाणा के अंदर आए हैं, और कौन कौन से है, 7 देश आपके सामने है, जो कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बता दिए। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था गीता जयंती 2024 का गीता जयंती एक तरह से भागीदार कौन सा देश था, तो तंजानिया, है ना, और स्टेट पूछे तो ओडिशा। लेकिन गीता जयंती के साथ साथ मैंने बता दिया आपको सूरजकुंड मेला 2025 की बात भी, तो इसको भी साथ साथ आप लोग समझ सकते हो, और इंपॉर्टेंट है, नेशनल जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और हरियाणा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि हरियाणा में सूरजकुंड आयोजित होता है हर साल, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वापिस आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। निम्न में से किस राजा ने पुरोहित, भार्गव, ऋषि, च्यवन थे, ठीक है, यानी कि पूछा है निम्न में से किस राजा के पुरोहित, भार्गव, ऋषि, च्यवन थे। तो किस राजा के है ये शब्द, ठीक है, तो किस राजा के, निम्न में से किस राजा के पुरोहित, भार्गव, ऋषि, च्यवन थे, यानी कि ऋषि च्यवन किस राजा के पुरोहित थे, ठीक है। ये एक तरह से क्वेश्चन पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा वो आपने कमेंट करना है, और उम्मीद करें आप लोग इसका सही आंसर आपने माइंड में सोचा होगा। तो देखो, मनु, वैवस्वत, सुदुम्न, ठीक है, वैसे तो ये एक तरह से नाम पता क्या है, ये नाम है सुदुम्न, ठीक है, ये ऐसे एक तरह से बनता है, शायद आपने मेरे हिसाब से इसके बारे में सुना भी होगा, सुदुन वैसे लिख रखा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सरयाती, पुरु, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ना वो आएगा सरयाती, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आंसर करें तो ये आ जाएगा सरयाती, तो ध्यान रखना। अब 2-3 एक्स्ट्रा बातें करते हैं, ठीक है। ये है ऋषि च्यवन की अगर बात करें ना, ऋषि च्यवन, और पूरी एक किंवदंतियों पौराणिक कथा का अकॉर्डिंग पूरी एक स्टोरी है ऋषि च्यवन के बारे में, जानते होगे, है ना, कि सरयाती एक तरह से गया था, मतलब घूमने जंगलों में शिकार खेलने अपनी पुत्री के साथ भी, और भी इनके परिवार के सदस्य थे। तो इनकी पुत्री ने, ऋषि च्यवन एक तरह से तपस्या कर रहे थे, बड़ी भयंकर घोर तपस्या, तो इसकी आंखों में इसने मतलब सरकंडा डाल दिया था, आंखें फोड़ दी थी ऋषि च्यवन की। तो ये ऐसी सी कहानी आपने सुना होगा, जो कि हम यहाँ पर वो कहानी के बारे में तो बात करेंगे नहीं, है ना, मेनली आप टॉपिक जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम संबंधित उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो जो ऋषि च्यवन है ना, ये नारनौल के पास इनका जो स्थान है ना, इनको जो एक तरह से मेन गढ़ हुआ करता था। तो जो हरियाणा ना, हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ जिले के अंदर एक नारनौल स्थान आपने सुना होगा। तो हरियाणा के अंदर जो नारनौल है ना, नारनौल, तो नारनौल के पास, ठीक है, दक्षिण हरियाणा की एक सबसे ऊंची चोटी आपने सुना होगा ढोसी हिल, ठीक है। तो ढोसी जो स्थान है ना, ढोसी की पहाड़ी आपने सुना होगा, तो ये एक तरह से ढोसी जो स्थान है ये हरियाणा और राजस्थान का सीमा भी बनाता है ना, राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर स्थित है। तो नारनौल के पास ढोसी जो स्थान है ना, ये ऋषि च्यवन जो है ना उसका मेन स्थान हुआ करता था। ये वही ऋषि है जो भाई साहब च्यवनप्राश जो है ना, औषधि च्यवनप्राश, तो च्यवनप्राश देखोगे ना तुम्हें, च्यवनप्राश औषधि के जनक भी कौन है, यही है, ठीक है। घोड़े एक तरह से खा रहे घास, गधे खा रहे च्यवनप्राश, सुना होगा आपने सारी चीजें। तो वही च्यवनप्राश जो है ना, एड वेड भी देखते होगे, तो ऋषि च्यवन ही एक तरह से उस औषधि के जनक माने जाते हैं। इस बात को आप लोग आसानी से समझ सकते हो। तो जो ऋषि च्यवन है ना, वो किस राजा के पुरोहित हुआ करते थे, वो सरयाती नाम के एक तरह से राजा हुआ करते थे, अब उसके पुरोहित होते थे। अब माइंड में क्वेश्चन आता है, ये सरयाती राजा तो इंडियन हिस्ट्री में कभी पढ़ा ही नहीं, तो ये एक तरह से इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको हिंट दे रहे, आप उसको समझने की कोशिश करना कि सरयाती कौन है। देखो कौन है सरयाती, एक टेबल के माध्यम से आप लोग समझ जाओगे। कैसे समझोगे कि आर्यों का प्रथम पराक्रमी राजा, देखो आर्य भारत में आए थे, आप लोग जान पा रहे हो। तो आर्य जो ना, आर्य उनका जो सबसे पराक्रमी राजा हुआ करता था ना, वो मनु वैवस्वत नाम का बंदा हुआ करता था। और जो मनु वैवस्वत है ना, इसके टोटल 4 पुत्र है। कौन कौन से, इक्ष्वाकु, परशु, सुदुम्न और सरयाती, ठीक है। इक्ष्वाकु, परशु, सुदुम्न और सरयाती, ये एक तरह से सरयाती जो है ना, ठीक है, इस सरयाती ने राज किया था दक्षिण हरियाणा शासन, है ना। तो सरयाती जो है ना, सरयाती नाम का जो राजा था, मैं दोबारा कह रहा हूं, आर्यों का एक पराक्रमी राजा हुआ करता था। और कौन हुआ करता था, मनु वैवस्वत नाम का, समझ जाओगे। इसके 4 बेटे थे, जो कि याद नहीं करने चारों। कौन थे 4, उनमें एक इक्ष्वाकु था, परशु था, सुदुम्न था और सरयाती था।
अब जो ये सरियाती है जिसका पुरोहित ऋषि च्यवन हुआ करते थे नारनौल के, है ना, वो सरियाती जो साहब है ना वो दक्षिण हरियाणा में शासन करता है, और इस दक्षिण हरियाणा में इसने कैपिटल बनाई थी अपने नारनौल को, है ना, और इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। इस बात को भी थोड़ा समझना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस आर्य राजा ने हरियाणा में अश्वमेध यज्ञ करवाया, तो सरियाती नाम के राजा ने करवाया था जिसने दक्षिण हरियाणा में शासन किया था। इसका कोई पुत्र नहीं था, ये बात ध्यान रखना। सरियाती खत्म तो इसके बाद इसका एक तरह से शासन खत्म पूरा। लेकिन इसका एक बड़ा भाई है सुदुम्न नाम का, इसने उत्तर हरियाणा में राज किया था अंबाड़ा कुरुक्षेत्र में, ठीक है, सुदुम्न, समझ जाओगे, कुछ याद नहीं करना। एक सरियाती कौन है, सरियाती समझ जाओगे, सरियाती एक आर्य राजा था जिसने हरियाणा के दक्षिण में राज किया था और नारनौल को इसने कैपिटल बनाया था। ऋषि च्यवन इसी के दरबार में पुरोहित हुआ करते थे जो च्यवनप्राश के जनक है, ठीक है साहब। अब जो सुदुम्न है ना इसने उत्तर में राज किया था अंबाड़ा कुरुक्षेत्र साइड में, ठीक है, सुदुम्न का डेथ हो गया, सरियाती का डेथ हुआ तो इसका तो कोई पुत्र है नहीं, लेकिन सुदुम्न का जैसे डेथ हुआ तो इसका एक पुत्र था पुरुरवा नाम का राजा, समझना वैसे याद नहीं करना इसको, पुरुरवा नाम का। पुरुरवा का डेथ हुआ तो आयु नाम का राजा आया, आयु राजा का डेथ हुआ तो नायुस नाम का राजा आया, और ऐसे चलते चलते इनकी चैन बनी, एक राजा आया ययाति नाम का। ययाति, ययाति कौन है, देखो सुदुम्न, उसके बाद उसका बेटा पुरुरवा, उसके बाद उसका बेटा आयु, आयु के बाद उसका बेटा नायुस, नायुस के बाद उसका बेटा आयाति। जैसे कि भाई साहब आपने सुना होगा हमारे देश के अंदर, है ना, मुगल साम्राज्य में जाए, बाबर है, बाबर के बाद उसका बेटा एक तरह से कौन है, हुमायूं, हुमायूं के बाद एक तरह से कौन आएगा, अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद एक तरह से शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब है, उसके बाद मुअज्जम है। तो ऐसे चैन चलती है ना, तो ऐसी चैन चल रही है ना, कि मनु वैवस नाम का एक तरह से राजा हुआ करता था, आर्यों का प्रथम पराक्रमी राजा था। इसके 4 बेटे हैं, सुदुम्न, सरियाती, परशु, इक्ष्वाकु। सरियाती जो च्यवन ऋषि जिसके महल में रहते थे वो सरियाती हुआ करते थे जिसने दक्षिण हरियाणा में शासन किया था, नारनौल इसकी कैपिटल थी, मैंने इतना बताया। अब जो सुदुम्न है ना इसने उत्तर हरियाणा में राज किया, तो इसका जैसे डेथ हुआ तो इसके बाद तो इसके बेटों ने राज किया, इसके डेथ के बाद इसके बेटों ने राज नहीं किया क्योंकि इसका कोई पुत्र ही नहीं था साहब, ठीक है। तो सुदुम्न के बाद कौन बना, पुरुरवा, उसके बाद आयु बना, उसके बाद नायुस बना, उसके बाद ययाति बना। और जो ययाति है ना, ययाति, ये ययाति है ना, इस ययाति के भी 4 बेटे थे, याद सारे नहीं करने, कुछ क्वेश्चन निकालने यहां से। इस ययाति नाम, और ययाति किस एक तरह से चैन से आ रहा है, सुदुम्न के एक तरह से चैन से आ रहा है। तो ययाति के भी 4 बेटे थे, यदु, तुर्वसु, अणु और पुरु। एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इनके ध्यान रखना, ठीक है। यदु, तुर्वसु, अणु और पुरु। और जो पुरु है ना, इस पुरु नाम के एक तरह से नाम पर, इसी पुरु नाम पर है ना एक वंश पड़ा था, पौर वंश। मेरे हिसाब से आपने सुना होगा ययाति के 4 पुत्र थे जिसमें एक पुरु नाम का है, और इस पुरु राजा के नाम पर ये एक तरह से पौर वंश पड़ा था। जैसे पढ़ते हैं ना हरियाणा में पौर वंश ने, कुरु वंश ने, भरत वंश ने, इन वंशों ने राज किया। तो जो पौर वंश है ना, इस पुरु नाम के नाम पर इस वंश का नाम पौर वंश पड़ा था। और इस पौर वंश का सबसे महान जो राजा था ना, जो पौर वंश है ना, इसका सबसे महान राजा था भरत। और जिस देश में हम लोग फिलहाल रह रहे हैं भारतवर्ष, तो भारत का नाम भरत राजा के नाम पर पड़ा है। और जो भरत राजा था ना वो इसी पौर वंश का सबसे पराक्रमी महान राजा था, राजा भरत, ठीक है, जो एक तरह से पुरु राजा के नाम पर पौरवंश का नाम पड़ा। और इसी पौरवंश में एक महान राजा आए थे भरत, ठीक है, समझ जाओगे, जिसके नाम पर अपने प्यारे हिंदुस्तान का नाम भारतवर्ष पड़ा था। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और इसी में, इसी एक तरह से भरत कबीले में एक राजा आया, कुरु राजा, है ना, जो एक तरह से आपने फिर महाभारत में एंट्री मार लोगे आप लोग, महाभारत में फिर क्या होता है। और जो कुरु राजा है ना, ये कुरु एक तरह से वंश में कुरु राजा है। अब इसी कुरु वंश में है ना, फिर यहां से कुरु की चैन चली, तो इस कुरु वंश में एक राजा आया था जिसका नाम था राजा शांतनु। और जो कुरु वंश का प्रतापी राजा है वो राजा शांतनु। और राजा शांतनु को तो आप लोग एक तरह से समझ पा रहे हो, महाभारत के अंदर एंट्री मार जाओगे, कहां से कैसे हो रहा है। राजा शांतनु जो कि हस्तिनापुर के राजा हुआ करते थे, है ना, और जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। और राजा शांतनु की 2 पत्नी गंगा, सत्यवती। गंगा से जन्मे थे भीष्म यानी कि देवव्रत, और सत्यवती से कौन जन्मे थे, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पर सत्यवती से एक तो विचित्र, वीर्य और एक चित्रांग, ठीक है। उसके बाद तो सारी चीजें महाभारत में आती है जो कि आप लोग वहां से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और उम्मीद करें आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और उम्मीद करें आप लोग इस चीज को समझ जाओगे। तो अब ऋषि च्यवन है ना, वो किस राजा के पुरोहित थे, वो सरियाती राजा के पुरोहित थे। तो साहब ये सरियाती राजा है कौन, तो मैं यही तो आपको बताया ना कि सरियाती राजा कौन था। ये सरियाती राजा इस इंसान का पुत्र था जिसने दक्षिण हरियाणा में राज किया था, नारनौल कैपिटल बनाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसका कोई बेटा नहीं था तो इसका शासन खत्म। इसका भाई जो सुदुम्न था ना, इसकी चैन चलती, और चैन चलते चलते हम महाभारत में एंट्री मार देते, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का, निम्न में से किस पुराण में हरियाणा में बहने वाली 9 नदियों तथा 7 वनों का वर्णन मिलता है। हमारे देश के अंदर
हरियाणा के अंदर 7 वनों का वर्णन मिलता है और 9 नदियों का वर्णन मिलता है। तो आपसे पूछा है कि किसके अंदर एक तरह से वर्णन मिलता है, इस बात को आप लोग समझना, ठीक है, समझ जाओगे, ये सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है। ऑप्शन है स्कंद पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण या महापुराण। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, और आपने शायद मेरे हिसाब से अपने माइंड में सोच लिया होगा कि 7 वनों का वर्णन हरियाणा के किस पुराण में मिलता है, 7 हरियाणा के वनों का वर्णन किस पुराण में है। तो इसका अकॉर्डिंग जो है ना वह वामन पुराण, ठीक है। तो वामन पुराण के अंदर है ना हरियाणा में बहने वाली 9 नदियों का और 7 वनों का वर्णन मिलता है। इस बात को एक तरह से आप लोग समझना। और एक मैं आपको एक चीज और बता दूं, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हरियाणा में इन 7 वनों में ना एक वन हुआ करता था जिसका नाम था द्वैत वन, ठीक है। और जो ये द्वैत वन है ना, इस द्वैत वन को पता किसने जोता था? इस द्वैत वन को एक तरह से किसके द्वारा जोता गया था? शायद आपने मेरे हिसाब से हरियाणा में सुना भी होगा। द्वैत जो वन है ना, ये कुरु राजा ने जोता था, कुरु राजा ने, ठीक है। इस द्वैत वन का एक तरह से जोता गया था किसके द्वारा? कुरु राजा के द्वारा। इन 7 वनों में एक द्वैत वन था, इस कुरु राजा के द्वारा इस वन को जोता गया था, ठीक है। और इसी में आपने सुना होगा ना, एक मेरे हिसाब से कहानी वानी भी सुनी होगी कि ये जब जोत रहा था तो पूछा भगवान ने कि भाई तुम क्या जोत रहे हो? बोला मैं एक तरह से सत्य है ना और दानशीलता, ये सारी चीज़ें जोत रहा हूँ। तो ये ऐसी ऐसी सारी स्टोरी आपने सुना भी होगा, लेकिन वो स्टोरी में हम जाना नहीं चाहेंगे, लंबी क्लास हो जाती है, ठीक है। तो कुरु राजा ने एक तरह से 7 वन में एक द्वैत वन को भी एक तरह से जोता था। इस बात को एक तरह से समझना। एक चीज और समझना, जो कुरुओं के द्वारा, कुरु वंश के जो राजा थे ना, कुरुओं के द्वारा जोती गई भूमि, कुरुओं के द्वारा जोती गई भूमि क्या कहलाती थी? एग्जाम आ जाए, मान लो कुरुओं के द्वारा जोती गई भूमि है, उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था साहब आदि रूपा। आदि रूपा क्या है? कुरु राजाओं के द्वारा जो भूमि जोती थी ना, उस भूमि को आदि रूपा के नाम से जानते हैं। इस बात को समझना, समझ जाओगे। ये तो चीज एक्स्ट्रा थोड़ी मैंने बताई। दूसरा, यहां पर हम बात कर रहे थे किस पुराण के बारे में बात कर रहे थे? वामन पुराण में। किसका वर्णन है वामन पुराण में? हरियाणा की 9 नदियों का वर्णन, 7 वनों का वर्णन, जिसमें एक वन द्वैत वन है। ये जो वामन पुराण है ना, ये भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जो है ना, उनका वर्णन भी वामन पुराण में है। तो भगवान कार्तिकेय से संबंधित है, इस बात को भी थोड़ा समझना। भगवान कार्तिकेय जिनका वाहन मोर है, भगवान कार्तिकेय से संबंधित है ये संबंध। वामन पुराण किस भगवान से संबंध है? वामन पुराण भगवान कार्तिकेय से संबंधित है। और जो कार्तिकेय है ना, कार्तिकेय, तो क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा और हम आपके सामने सेट कर देते हैं। कार्तिकेय का मंदिर कहां पर है? शिव भगवान और के पुत्र और गणेश जी के भाई कार्तिकेय का मंदिर हरियाणा में कहां पर है? ये शायद आपने माइंड में टोस किया हो, तो आप लोग बता सकते हो कहां पे है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कुरुक्षेत्र के अंदर एक जगह पेहुआ। ये मंदिर तो आते पेपरों में, कुरुक्षेत्र के अंदर। तो पेहुआ के कुरुक्षेत्र में जो है ना कार्तिकेय का मंदिर है, और वामन पुराण भी भगवान कार्तिकेय से संबंध रखती है, ये समझना। जिसमें 7 वनों का वर्णन है, 9 नदियों का वर्णन भी है। उन 9 नदियों में भाई साहब एक सरस्वती नदी का भी वर्णन है, इस बात का भी ध्यान रखना। और सरस्वती को हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे सरस्वती को नदी तमा के नाम से जानते हैं, सरस्वती नदी को देवी तमा के नाम से भी जानते हैं, देवी तमा, नदी तमा, ठीक है, माते तमा, ठीक है, माते तमा। तो ये सरस्वती के कुछ निकनेम में बता रहा हूं। नदी तमा, देवी तमा, माते तमा, सरस्वती नदी को कहा जाता है। आप लोग इसको भी थोड़ा सा समझ सकते हो, और उम्मीद कर रहे समझ गए होगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचएससी 2021 में पूछा गया, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन थे? इसमें एक पूछा है कि हरियाणा के अंदर ही महाभारत के युद्ध हुए थे, 5 जिलों में लगभग लड़ा गया था। वैसे कुरुक्षेत्र आप लोग सीधा मानते हो, बट मेन जो स्थान है वो एक तरह से कैथल माना जाता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया भी है। तो महाभारत हरियाणा में एक तरह से युद्ध हुआ। तो इस महाभारत का जो युद्ध हुआ था ना, इसके एविडेंस को खोजने वाला, इसके साक्ष्यों पर सबसे पहले एक तरह से निगाह मारने वाला, दृष्टि गोचर करने वाला हमारे देश के इतिहासकार कौन थे? ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, रोमिला थापर, इरफान हबीब, विपिन चंद्र या बीबी लाल, ठीक है। ये है बीबी लाल यानी कि ब्रजबासी लाल,
जो कि उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले थे, ब्रजवासी। और इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना वो बीबी लाल आएगा। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, ठीक है। बीबी लाल यानी कि ब्रजवासी, वासी नहीं है, ब्रजवासी लाल, ठीक है। ये भाई साहब उत्तर प्रदेश में झांसी के थे ये, और ये इतिहासकार, ठीक है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर आएगा एक तरह से बीबी लाल, ठीक है। जिसने कालीबंगा, आपने सुना होगा कालीबंगा, कालीबंगा के उत्खनन में भी एक तरह से अपना योगदान दिया था। बीबी लाल और बिक्के थापर दोनों एक तरह से इतिहासकार ने मिलकर कालीबंगा, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में भी काली चूड़ियां मिलने के कारण इसका नाम कालीबंगा मिला, एक तरह से नाम रखा गया। जुते हुए खेत के अवशेष है, हवन कुंड के अवशेष है, नालिया के अवशेष है, कालीबंगा मिला था ना। तो वही बीबी लाल है ना, जो कालीबंगा का उत्खनन भी करता है और हरियाणा के भूमि पर महाभारत स्थलों के पुरातात्विक साक्ष्यों पर प्रकाश डालने वाला पहला इतिहासकार हरियाणा में वो बीबी लाल था। तो इस बात को समझ जाओगे, है ना। और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होगे। और जो ये साहब है ना, इनको देखो, इनको ना पद्म विभूषण अभी कुछ समय पहले दिया गया था, ठीक है। और पद्म विभूषण हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत रत्न के बाद सिविलियन अवार्ड की बात करें तो। और इनको सन 2021 में है ना पद्म विभूषण दिया गया था, पद्म विभूषण की बात कर रहा हूं। और इन्हीं को पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। और आजकल स्टैटिक जीके में इस टाइप की क्वेश्चन खूब आ रहे कि किसको कब मिला और किस फील्ड से संबंधित है। इनको पद्म भूषण भी भाई साहब सन 2000 ईस्वी के अंदर दिया गया था, और 2021 के अंदर इनको पद्म विभूषण दिया गया। इस बात को आप लोग अच्छे से समझना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है ना, भारतीय पुरातत्व विभाग, जिसकी स्थापना 1861 में की गई थी, इन प्रेजेंट टाइम हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है, एएसआई। तो इस एएसआई के काफी हेड बने थे, जिसके अकॉर्डिंग बात करें तो पहला एएसआई का जो अध्यक्ष था वो था अलेक्जेंडर कनिंघम, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लेकिन जो बीबी लाल मैं बात कर रहा हूं, ये भी एएसआई के हेड बन चुकी है 1968 ईस्वी के अंदर। एएसआई जो ना, एएसआई, तो एएसआई के अंदर भी एक तरह से हेड यानी कि डायरेक्टर जनरल रह चुकी है। 1968 में बने थे और 1972 तक इसने एएसआई में काम किया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। एएसआई की मैं आपको बता चुका हूं स्थापना, इससे पहले काफी क्लासों में हम बात कर चुकी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में इसकी स्थापना की गई थी। इन प्रेजेंट टाइम में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर अपने नई दिल्ली में है। संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के अधीन ये काम करता है, एएसआई, है ना। इसके पहले अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम हुआ करते थे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रचना में रोहतक का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो एमपीएचडब्ल्यू एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो ऑप्शन है दिव्यदान, मजी, मणिकाय, नकुल दिग्विजय, ठीक है। तो नकुल दिग्विजय एक तरह से इसका सही आंसर आएगा, ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम आ चुकी है। वैसे रोहतक जो है ना, रोहतक इसका जो संस्थापक एक तरह से माना जाता है, ठीक है। रोहतक का जो एक तरह से संस्थापक माना जाता है, आप लोग नोटिस कर चुके हैं माइंड में, रोहतास को एक तरह से माना जाता है, रोहताश्व, ठीक है। तो ये एक तरह से रोहतक का नाम इसके नाम पर है, रोहतक, ठीक है। तो इसको भी आप लोग समझना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम आ जाते हैं, तो ज्यादा इसका उतना हार्ड पॉइंट नहीं है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एसएससी ग्रुप डी के अंदर, सॉरी एचएससी ग्रुप डी के अंदर है, महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था। अब देखो क्वेश्चन तो नॉर्मल है, कब लड़ा गया। अब इससे संबंधित जितने क्वेश्चन है ना, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और आप लोग उनको समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन पूछा गया कब लड़ा गया, तो देखो इसके आंसर की बात करें ना तो 900 ईसा पूर्व आएगा, ठीक है। कहां पर लड़ा गया था भाई साहब, ये लड़ा गया था जीतसर क्षेत्र में, या आप लोग एक तरह से कुरुक्षेत्र भी बोल सकते हो। एक्चुअल लोकेशन तो कैथल मैंने आपको बता दिया लास्ट क्लास में, वो क्लास भी आप लोग देखना। ये तो होगी नॉर्मल सी बात, यानी कि 900 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अलग अलग इतिहासकार के द्वारा अलग अलग एक तरह से समय बताया गया। किसी ने बताया 900 ईसा पूर्व, कोई 450 बता रहे, कोई 500 बता रहा है, कोई 1400 बता रहा है। जितनी जुबान उतने आंसर। लेकिन एक ज्यादातर एवरेज की बात करें, इतिहासकार के अकॉर्डिंग बात करें तो 900 ईसा पूर्व माना जाता है। इस बात को भी आप लोग समझना, ठीक है। और ये किस इतिहासकार के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, एक सी राय चौधरी नाम का इतिहासकार है, सी राय चौधरी, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सी राय चौधरी, ठीक है। तो सी राय चौधरी के अनुसार, ठीक है, महाभारत का जो एक्चुअल युद्ध की डेट मानी जाती है वो है 900 ईसा पूर्व। लेकिन मैं कह रहा हूं अलग अलग बंदों के द्वारा अलग अलग एक तरह से बताया गया। एक जर्मनी के विद्वान हुआ करते थे जिन्होंने आर्यों को एक तरह से एक जाति का रूप दिया था, और उसका नाम था मैक्स मुल्लर। और जो मैक्स मुल्लर है ना, ये भारत के नहीं थे, ये मैक्स मुल्लर जर्मन के थे, जर्मन विद्वान थे मैक्स मुल्लर।
तो इसने पता इसका क्या माना गया, इस मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग इस साहब ने बोला है कि ये युद्ध 422 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। लेकिन आपके पेपर में एग्जाम आएगा तो 900 ईसा पूर्व वाला ही पूछा जाता हमेशा, इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग समझना, ठीक है। क्यों लड़ा गया था भाई साहब, सत्ता के बंटवारे के लिए लड़ा गया था कौरव और पांडवों में, ठीक है। ये सारी चीजें रामायण महाभारत तो आपने सुनी है, सत्ता के बंटवारे हेतु, ठीक है। ये हो गया रीजन क्यों लड़ा गया था, सत्ता के बंटवारे हेतु लड़ा गया था, ठीक है। कितने दिन चला था भाई साहब, 18 एक तरह से दिन, 18 दिन चला था। ये भी आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो, 18 दिन सब कुछ एक तरह से समाधान इसका हो चुका था। तो ये बेसिक चीजें तो मेरे हिसाब से आपने सुना ही होगा, ठीक है। कौरव और पांडवों के मध्य, ठीक है। और जो कौरव है इसमें कौरव, ठीक है, कौरवों वर्सेस पांडव, है ना, अलग अलग इनके एक तरह सेना हुआ इनके मध्य। टोटल कौरव कितने हुआ करते थे, तो कौरव जो है ना, एक इंसान आपने सुना होगा धृतराष्ट्र, ठीक है। ई साहब के भाई साहब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और उनमें एक पुत्री हुआ करती थी, और जो इसकी पुत्री हुआ करती थी ना एक, उसका नाम था दुशाला, ठीक है। कौरव टोटल 100 थे और एक उनकी बहन हुआ करती थी जिनका नाम था एक तरह से दुशाला, ठीक है। और जो 100 पुत्र है ना, इनमें सबसे बड़ा जो हुआ करता था ना साहब, वो था दुर्योधन, जिसने भाई साहब ये कर देंगे और वो कर देंगे सिस्टम सेट कर रखा था, ठीक है। पांडवों के अंदर सबसे बड़ा एक तरह से कौन हुआ करता था, युधिष्ठिर हुआ करता था, युधिष्ठिर, ठीक है। युधिष्ठिर हो गया सबसे बड़ा, है ना। ऐसे पांडवों के अंदर और भी काफी थे, जैसे कि अर्जुन आपने एक तरह से सुना होगा, पांडव के अंदर एक तरह से भीम आपने सुना होगा, ये तो थे कुंती के। और माद्री के कौन थे, माद्री एक तरह से जो एक तरह से पांडु की दूसरी पत्नी थी, जो उसके साथ सती हो गई थी, नकुल और सहदेव। और ये वही सहदेव है जिसने गांधारी सिस्टम को एक तरह से सुलटा दिया था, यानी कि गांधार का राजा शकुनी को मारा था, ठीक है, जो कि लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। तो ये तो होगी कुछ बेसिक चीजें, इनको तो आप मेरे हिसाब से अच्छे से कवर कर लोगे, ठीक है साहब। लेकिन इसमें कई पॉइंट ऐसे हैं, मैंने कहा युद्ध जो है ना, जो ये युद्ध है, ये एक तरह से टोटल जो है ना 18 एक तरह से दिन चल रहा है। लेकिन इसमें चीज ये हुई थी भाई साहब, जो एक तरह से 9 है ना, 9 दिन तक तो भाई साहब ये अनिर्णायक रहा था, अनिर्णायक, यानी कोई भी पलड़ा इधर उधर भारी नहीं था, 9 दिन तक अनिर्णायक। लेकिन 10वें दिन है ना, 10वें दिन एक तरह से पलड़ा इधर उधर, तराजू एक तरह से पलट गया था। क्या हुआ था, सुना भी होगा। 10वें दिन जो एक तरह से भीष्म जी है, भीष्म पितामह आपने सुना होगा, देवव्रत एक तरह से गंगा के पुत्र, है ना, उनका एक तरह से पराजय होता है 10वें दिन, ठीक है। ये इस टाइप की क्वेश्चन कई बार बन के आ जाते स्टेटमेंट में भी, भीष्म का पराजय, ठीक है। कौन से दिन हुआ था, 10वें दिन हुआ था भीष्म का पराजय। और किसने भीष्म को हराया था, तो भीष्म को हराया जाता साहब अर्जुन जी ने, ठीक है। और अर्जुन जी ने किसकी हेल्प ली थी, तो इस समय हेल्प ली थी शिखंडी नाम महाभारत के अंदर एक पात्र आपने सुना भी होगा, उसकी सहायता से, ठीक है। तो ये एक तरह से कुछ कॉमन चीजें और आप लोग समझ सकते हो, शिखंडी की सहायता से 10वें दिन भीष्म का एक तरह से पराजय हो गया था, इस बात को आप लोग समझना। लेकिन एक चीज यहां पर और आप याद करना, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ठीक है। जब भीष्म पराजय हुआ था ना, तो आपने देखोगे इच्छा मृत्यु थी इनके पास, तो बाणों की सैया पर एक तरह से इनको लिटाया गया था। जो बाणों की सैया पर इनको लिटाया गया था ना, आज वो जो स्थान है ना हरियाणा में, उसका नाम पेपर में कई बार बन के आता है और सुना भी होगा प्रीवियस एग्जाम में आपने पहले, उसका नाम था नरकातारी तीर्थ, नरकातारी तीर्थ, ठीक है। अब जो ये नरकातारी तीर्थ का महाभारत के साथ क्या संबंध है, जब भीष्म महाभारत के युद्ध में पराजय हुआ था ना, तो उनको जहां पर बाणों की सैया पर लिटाया गया था वो स्थान था नरकारी तीर्थ, और ये वर्तमान में एक तरह से कुरुक्षेत्र के अंदर है। ध्यान रखना, नदी भी HSC पूछ चुके हैं किस नदी के किनारे नरकारी तीर्थ, तो सरस्वती जो नदी है ना, इस नदी के एक तरह से किनारे पर या इसके पास नरकारी तीर्थ है, कुरुक्षेत्र के अंदर, समझ जाओगे। ये सारी सारी एक तरह से चीजें हैं, ठीक है। और जो भीष्म है ना, वो इनके एक तरह से सेनापति भी हुआ करते थे, इस बात को आप लोग समझ रहे हो। लेकिन भीष्म के बाद, ठीक है, भीष्म पितामह के बाद, ठीक है, भीष्म के बाद कौरव सेनापति, ये कुछ मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, बाकी तो आपने महाभारत पढ़ा होगा, सुना होगा। कौरव का सेनापति, ठीक है,
महाभारत का हमारा चैप्टर, तो उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो बने थे साहब द्रोणाचार्य, गुड़गांव आके एक तरह से द्रोणाचार्य, गुरुग्राम नाम द्रोणा जी के नाम पर है, द्रोणाचार्य है ना। द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन में गुरु द्रोणाचार्य आपने देखा होगा। भीष्म के बाद कौरवों के सेनापति बने थे द्रोणाचार्य। और जो ये द्रोणाचार्य है ना, इन्होंने एक तरह से क्या प्लान किया था, इन्होंने एक प्लान किया था महाभारत के 13वें दिन जो है ना, 13वें दिन, महाभारत के 13वें दिन इन्होंने चक्कर व्यू की रचना मतलब एक तरह से डिजाइन करवाया था। तो चक्कर व्यू की रचनाकार जो है ना, वो गुरुजी थे द्रोणाचार्य, 13वें दिन। और इसी एक तरह से चक्कर के अंदर आप सब ने सुना होगा भाई साहब, अर्जुन के पुत्र यानी कि अभिमन्यु, ठीक है, अभिमन्यु इसी चक्कर में फंस जाते हैं। और 7 महारथी लोगों ने इसको घेर कर अभिमन्यु को एक तरह से मारा था, यानी कि इसी चक्कर में अभिमन्यु का वध हुआ था। और जहां पर अभिमन्यु का वध हुआ था ना, उस स्थान को बोला जाता है अमीन। लेकिन अभी क्या करता है, हमारे हरियाणा में जो अमीन स्थान है ना, इसका नाम एक तरह से वर्तमान में क्या हो गया है, अभिमन्युपुर, ठीक है। अभिमन्युपुर क्या है, ये वो अभिमन्युपुर है कुरुक्षेत्र के अंदर, जहां पर अभिमन्यु को एक तरह से चक्रव्यूह में 7 महारथियों ने मारा था। तो अभिमन्युपुर एक स्थान है, पहले इसको अमीन गांव के नाम से जानते थे, आज को अभिमन्युपुर के नाम से जानते हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर। इस बात को आप लोग मेरे हिसाब से समझ सकते हो। द्रोणाचार्य ने एक तरह से प्लान बनाया था चक्रव्यूह, तो ये अभिमन्यु इसमें चले तो जाते लेकिन निकल नहीं पाते हैं। लेकिन जो द्रोणाचार्य थे मेन बाद में एक तरह से कौरव की सेना के हीरो बने थे बाद में, तो द्रोणाचार्य जी जो है ना, उनका भी एक तरह से वध हो गया था महाभारत के 15वें दिन, ठीक है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हो। द्रोणाचार्य का युद्ध भी कब हो गया था, 15वें दिन द्रोणाचार्य का भी एक तरह से युद्ध मतलब युद्ध के दौरान एक तरह से इनका भी वध कर दिया गया था। द्रोणाचार्य आप लोग जानते होंगे अश्वत्थामा के पिता है और गुरुग्राम के एक तरह से रहने वाले थे। ये सारी चीजें मेरे हिसाब से आप लोग कवर कर लोगे, ठीक है जी हाँ। और थोड़ा सा बात करते हैं इसमें। एक आपने सुना होगा अंग प्रदेश के राजा कर्ण, और जो कर्ण है ना, कर्ण, तो कर्ण का जो वध है ना, वो किया गया था महाभारत युद्ध खत्म होने से जस्ट एक दिन पहले, यानी कि 17वें दिन। तो कर्ण का वध किया था 17वें दिन। और किसने किया था, गांडीवधारी अर्जुन जी ने, ठीक है। गांडीव अर्जुन के एक तरह से इसका नाम था, तीर का नाम था, अर्जुन ने एक तरह से इनका वध कर दिया था। और इनका जो धनुष था ना, उसका नाम था भाई साहब क्या, उसका नाम था गांडीव, ठीक है। ये अर्जुन जी के एक तरह से गांडीव धनुष का नाम है, जो कि वरुण देवता से इन्होंने प्राप्त किया था। इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग समझ लेना, वरुण देवता से ये एक तरह से इन्होंने प्राप्त किया था। तो ये कुछ मेन जो पॉइंट है इस महाभारत के युद्ध के, आप लोग इनको अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। कौरव की जो सेना है ना, वो तो आप लोग समझ रहे हो, लेकिन एक बात और मैं बता देता हूं यहां पर, उसको भी आप लोग समझना। जो एक तरह से पांडव है, ठीक है, पांडव सेना जो थी ना, उसका सेनापति इस समय कौन हुआ करते थे इस युद्ध में। पांडव सेना का जो सेनापति थे ना, तो एक द्रुपद, आप जानते हो कि द्रुपद, और उस द्रुपद के द्वारा एक हवन करवाया गया था। उस हवन में से 2 एक तरह से लोग आए, एक तो द्रौपदी, सुना होगा आपने, द्रुपद की पुत्री, जो कि पांचाली के नाम से जानी जाती है, पांडव की एक तरह से 5 की पत्नी, ठीक है, द्रौपदी। और उसी के अंदर से है ना एक इंसान और निकले थे जिसका नाम था धृष्टद्युम्न, सुना होगा मेरे हिसाब से धृष्टद्युम्न, ठीक है, धृष्टद्युम्न। थोड़ा सा देख लेना उच्चारण कैसे लिखा मैंने, धृष्टद्युम्न। ये द्रौपदी जी का भाई है, ठीक है। तो ये पांडव सेना का सेनापति था, पांडव सेना का धृष्टद्युम्न, ठीक है, जो द्रुपद का पुत्र था, ठीक है, जिस द्रुपद को एक तरह से कैद करने की योजना द्रोणाचार्य ने बनाई थी। कौरव तो कर नहीं पाए थे एक तरह से, और पांडव द्रुपद को एक तरह से कैद करके लेके आ जाती है, क्योंकि एक समय द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य का अपमान किया था। तो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से, है ना, जो होता ना एजुकेशन पूरी जब इन्होंने कर ली थी, तो जो मांगा था कि भाई अब तुम हमें क्या प्रदान करके जाओगे, तो उसके बदले में कहा था कि द्रुपद का एक तरह से आप मेरे कदमों में लेकर आओ। तो एक तरह कौरव लेके नहीं आ पाए थे, पांडव लेके आ पाए थे। बाद में सुना होगा द्रुपद ने एक तरह से हवन किया था, उसमें से 2, एक द्रौपदी निकली थी हवन कुंड में से, और एक धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न कौन था, पांडव सेना का सेनापति था, ठीक है। तो समझ जाओगे, उम्मीद कर रहे आप लोग इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। चलो और बात करते हैं। और क्वेश्चन है, अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है कहाँ है।
तो ये HSC क्लर्क एग्जाम आ चुका है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से कई बार ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया आपके सामने और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा भाई साहब ज्योति सर। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ज्योति सर। और ध्यान रखना मैंने कहा था जो एक तरह से महाभारत जो है, ठीक है, तो महाभारत जो है, तो महाभारत का जो युद्ध है वो कितने दिन लड़ा गया था, 18 दिन एक तरह से लड़ा गया था। और इस महाभारत में टोटल एक तरह से 18 दिन तो है, लेकिन एक और सुना होगा आपने, जो ये महाभारत है इसमें कुल एक तरह से जो पर्व है, ठीक है, पर्व, तो टोटल 18 पर्व है। और 18 पर्व में जो एक तरह से भीष्म पर्व है, यानी कि 6ठे नंबर का पर्व है ना, उसमें गीता का भीष्म पर्व में या 6ठे पर्व में गीता का एक तरह से उपदेश है। ये सारी चीज़ें मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ा भी चुका हूँ, इस बात को भी आप लोग थोड़ा सा समझना। ठीक है, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो किस वट वृक्ष के नीचे ज्ञान दिया था, वट वृक्ष के नीचे ज्योतिसर नामक स्थान पर। अब देखो 2-3 क्वेश्चन मैं इससे संबंधित और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आप लोग समझना। भगवद गीता एक तरह से ज्ञान ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया गया था, ये आप लोग सारे समझ रहे हो। महाभारत, ठीक है, अब जो ये महाभारत है, महाभारत का जो युद्ध है ना, हमारी क्लास में भी एक तरह से लंबी क्लास हो जाएगी, ध्यान रखना, सारी चीज समझना। इस क्लास के बाद कोई क्वेश्चन तुम्हारे बाहर नहीं जाएंगे। महाभारत का संस्कृत में लिखा गया, ध्यान रखना, ये कौन सी भाषा में महाभारत, वेद व्यास जी के द्वारा, ये संस्कृत भाषा में है। ठीक है, लेकिन का तमिल में अनुवाद किसने किया। अब अलग अलग भाषा में इस ग्रंथ का एक तरह से अनुवाद हुआ, तो तमिल में अनुवाद, ठीक है, महाभारत का तमिल में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तमिल में। तो एक इंसान हुआ करते थे, नाम था पेरुंडेवार, अजीब सा नाम है थोड़ा सा ना, मैं लिख देता हूं यहां पर, पेरुंडेवार, पेरुंडेवार। ठीक है, इस साहब ने क्या किया था, इसका अनुवाद किया था महाभारत का तमिल में। लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा बात और मैं कर देता हूं, थोड़ा नोट करके इस बात को भी समझना। एक क्वेश्चन आता है रामायण जो है ना, रामायण महर्षि वाल्मीकि जी की, रामायण का तमिल में अनुवाद, ठीक है, इसका तमिल लैंग्वेज में एक तरह से किसने कन्वर्ट किया, तो वो आ जाएगा कम्बन। ठीक है, कम्बन, दक्षिण के थे ये सारे सारे, है ना, कम्बन, है ना। तो पेरुंडवार के द्वारा तमिल में और रामायण का कम्बन। ठीक है, इसके साथ अगर और थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बात करें, ठीक है, ये सारे के सारे साउथ है, आपने सुना होगा एक तरह से दक्षिण भारत में चेर चोल पांडे, ठीक है, जो संगम हुआ करते थे। अगर बात करें इसका फारसी में कन्वर्ट किसने किया था, मुगल साम्राज्य के दौरान महाभारत का फारसी में जो अनुवाद है, और जो नाम से हुआ था ना, वो ज़्यादातर एग्जाम पूछती है, शायद आपने देखे तो, महाभारत का फारसी में अनुवाद। ठीक है, ये एक तरह से ध्यान रखना। और महाभारत का जो फारसी में एक तरह से अनुवाद है ना, वो हुआ था अकबर के शासनकाल में। ठीक है, और अकबर के शासनकाल में एक बंदायू नाम का इतिहासकार हुआ करते थे, लेकिन ज़्यादातर महाभारत का फारसी में नाम पूछा जाता है, और वो नाम था रजमनामा। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा पेपर आता है, नामकरण किसने, सॉरी नाम अनुवाद किसने किया, इसमें ज़्यादा ये नहीं बनता है, रजमनामा के द्वारा एक तरह से, है ना, या रजमनामा। ठीक है, रजमनामा महाभारत को फारसी में बोला जाता है, और किसके द्वारा अनुवाद किया गया था, तो अब्दुल कादिर बंदायूनी नाम का एक बंदा हुआ करता था। ठीक है, बंदायूनी, इसके द्वारा एक तरह से हुआ था अकबर के शासनकाल में। ये तो हो गए नॉर्मल, लेकिन इसको थोड़ा और प्लस करके पढ़ो, किसका प्रेम्बल किसने तैयार किया, प्रस्तावना किसने लिखी थी फारसी में। अगर ये बात करें ना, तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने के, समझ जाओगे, लेकिन महाभारत की फारसी में प्रस्तावना किसने तैयार की थी, तो ये थोड़ा सा एक चीज और याद कर सकते हो, और वो आ जाएगा अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल, ये एक तरह से 2 पॉइंट में बता रहा हूं, और आप लोग इसको समझना। सीधा पूछे महाभारत का फारसी में अनुवाद, रजमनामा, बंदायूनी, ये तो चीज आप लोग मेरे हिसाब से अच्छे से कवर कर लोगे। ठीक है साहब, अगर बात करें इसका अंग्रेजी में, इसको किसने कन्वर्ट किया, इंग्लिश में। ठीक है, अब इंग्लिश में तो कोई अंग्रेज नाम आएगा, लेकिन अंग्रेज नहीं है, ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन आपके कई बार आपके एसएससी एग्जाम में भी आपने देखे होंगे। इंग्लिश में किसने किया, तो एक किसान मोहन गांगुली नाम का बंदा था। तो महाभारत का अंग्रेजी में जो अनुवाद है ना, वो किया था किसान मोहन गांगुली, और खूब एसएससी में क्वेश्चन आ भी चुके हैं इस टाइप के। तो किसान मोहन गांगुली, ठीक है भाई, किसान मोहन गांगुली, इस साहब ने किया था महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद। तो ये कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया, और ये सारी चीजें आप लोग समझ जाओगे। लेकिन अगर हम आ जाए थोड़ा सा नोट करके और 2 दिन बात कर ले, ठीक है, भगवत, ठीक है, भगवत गीता, जो ये भगवत गीता है ना, भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया। ठीक है, और जो मुगलों का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा एक तरह से इंसान हुआ करता था, सुना होगा आपने, दारा सिको। ठीक है, जिसने उपनिषदों का भी फारसी में अनुवाद किया था, दारा
सिको औरंगजेब का एक तरह से भाई, शाहजहां का पुत्र, मुमताज महल की कोख से जन्मा। दारा सिको इसने उपनिषदों का भी किया था। जो उपनिषद है ना, उपनिषद 108, तो उन 108 में इसने 52 उपनिषदों का भी फारसी में अनुवाद किया था। और 52 उपनिषदों को फारसी में फिर नाम दिया गया फारसी भाषा में सिर ए अकबर। जो केबीसी में एक बार 1 करोड़ का क्वेश्चन पूछा गया था। भगवत गीता का फारसी में अनुवाद, सॉरी क्या नाम, उपनिषदों का फारसी में नाम है सिर ए अकबर, जो दारासिको ने किया। और भगवत गीता का भी फारसी में किसने किया? दारासिको। तो दोनों पॉइंट एक तरह से है और ये आप लोग समझ जाओगे। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, भगवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? ठीक है, तो भगवत गीता का इंग्लिश में अगर अनुवाद किए ना, तो वहां पर एक नाम आता है जिसका नाम है चार्ल्स विल्किंस। ठीक है साहब, चार्ल्स विल्किंस नाम का बंदा था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में इसने किया था। किसमें? इसने किया था अंग्रेजी में। तो देखो, भगवत गीता की बात भी, लैंग्वेज की बात, यानी कि महाभारत का और भगवत गीता का अलग अलग भाषा में अनुवाद हुआ। तो ये सारी चीजें। अब क्वेश्चन सिंपल सा एक ये था कि कहां पर ज्ञान एक तरह से दिया? ज्योतिषर, बच्चा बच्चा जानता है। विषम पर्व में एक तरह से वर्णन है। लेकिन अब ये भगवत गीता है, महाभारत, इनका अलग अलग भाषा में अनुवाद हुआ। तो इसी के साथ लिंक बना के एक स्थान पर चीजों को याद कर सकते हो, और याद आपने कर लिया होगा। ठीक है साहब, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सॉरी, महाभारत में कुल कितने पर्व है? तो मैंने बताया 18 पर्व है। अब 18 पर्व है, तो इन सारे के सारे पर्व को आपने एक बार याद करना। देखो संख्या पूछेंगे ज्यादा पेपर में, है ना, कि टोटल कितने हैं, तो 18 है। लेकिन अब 18 कौन कौन से है, थोड़ा सा एक लिस्ट मैंने आपके सामने पहले से सेट कर दिया है। जैसे कि 18 है टोटल। आदि पर्व है, सभा पर्व है, वन पर्व है, विराट पर्व है, उद्योग पर्व है, भीष्म पर्व है, द्रोण पर्व है, कर्ण पर्व है, शल्य पर्व है, सौप्तिक पर्व है, स्त्री पर्व है, शांति पर्व है, अनुशासन पर्व है, अश्वमेध पर्व है, आश्रमवासी पर्व है, मौसल पर्व है, महाप्रथानिक पर्व है, सर्वारोहण पर्व है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी इसकी पीडीएफ आपके सामने सेट भी कर दी जाएंगी, वहां से भी आप याद कर सकते हो। 4 ऑप्शन आपसे कई बार पूछ लेंगे, निम्न में से कौन सा महाभारत का पर्व का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जो नहीं है वो नहीं है, 18 है, याद कर लेना। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कवर कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में जन्मेजय से कौन सा शहर संबंधित है? अभी जन्मेजय पता क्या है? जन्मेजय एक राजा का नाम है। ठीक है, हरियाणा के अंदर एक राजा था जन्मेजय, आपने सुना होगा जन्मेजय, है ना, सर्प दमन, है ना, या सर्प दहन जो यज्ञ हुआ था, है ना, तो उन्हीं संबंधित है। तो इसका आंसर जो आएगा सफेदो। अब देखो, मेरे हिसाब से आपने सभी ने जन्मेजय के बारे में एक तरह से सुना भी होगा। अब जन्मेजय कौन है उसके बारे में 2-3 बातें, है ना, और उम्मीद करें आपने माइंड में टॉस कर ही लिया होगा जन्मेजय, है ना। क्वेश्चन का आंसर जो है वो तो है सफेदो। अब क्वेश्चन का आंसर लेकर तो सेट हो नहीं जाना है। अब इसका थोड़ा डिटेल समझना। देखो क्या डिटेल है इसके बारे में, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जन्मेजय कौन था? आप जानते होंगे अर्जुन जी है, और अर्जुन का एक तरह से जो पुत्र था उनका नाम था अभिमन्यु। ठीक है, अर्जुन मेरे हिसाब से आपने सुना होगा, अर्जुन। ठीक है, गांडीवधारी अर्जुन। ठीक है, अर्जुन, ठीक है, पांडव पुत्र अर्जुन। तो जो अर्जुन जी है ना, अर्जुन जी, ठीक है, जो अर्जुन जी है, ठीक है, अर्जुन, ठीक है, महाभारत के जो पात्र पांडव अर्जुन है, तो इन अर्जुन के एक पुत्र हुआ करता था, और इनका पुत्र हुआ करता था भाई अभिमन्यु, जो कि चक्रव्यूह के अंदर मारे गए थे, अमीन गांव के अंदर, जो कि वर्तमान में कुरुक्षेत्र में अभिमन्युपुर के नाम से अवस्थित है। ठीक है, अभिमन्यु। अब जो अभिमन्यु है ना, इनकी पत्नी है और उनका नाम था उत्तरा। ठीक है, उत्तरा सुना होगा नाम। अभिमन्यु की पत्नी का नाम क्या है? उत्तरा। ये मेरे हिसाब से आपने एक तरह से चीजें सुना होगा। ठीक है, इन दोनों की एक तरह से संतान जो थी ना, अभिमन्यु और उत्तरा, इन दोनों की एक जो संतान हुआ करती थी ना, उसका नाम था राजा परीक्षित। ठीक है, सुना होगा नाम इसका, राजा परीक्षित। ठीक है, परीक्षित शब्द बोला जाता है ना, राजा परीक्षित। ये तो राजा परीक्षित कौन है? अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र है राजा परीक्षित। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन का पुत्र। अर्जुन कौन है? पांडव का पुत्र है। ठीक है, ये सारी चीजें आप मेरे हिसाब से समझ पा रहे होगे। ठीक है, अब जो राजा परीक्षित है, इस राजा परीक्षित का भी एक पुत्र हुआ करता था, और उसका नाम था जनमेजय। ठीक है, जनमेजय। और जनमेजय किसका पुत्र है, समझ गए ना? तो ये एक तरह से महाभारत पात्र के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, सारी चीजें आप लोग समझ पा रहे हो, जनमेजय। ठीक है, अब जो ये राजा परीक्षित है ना, इनकी मृत्यु, राजा परीक्षित की मृत्यु एक सांप काटने से होगी थी। ठीक है, राजा परीक्षित की मृत्यु सांप काटने से होगी थी। इससे भाई साहब दिमाग खराब हो गया जनमेजय का, और जनमेजय ने सभी सांपों को सुलटा दिया भाई साहब। सब सांपों को पकड़वाया, उस समय के सभी जंगलों में जितने भी सांप थे सबको इकट्ठा किया, और उनका एक तरह से इकट्ठा करके उनको एक आहुति में डाल दिया, यानी सर्प दमन यज्ञ करवाया इसने। सर्प
दमन यज्ञ, और ये सब ने सुना होगा, बार बार सुना होगा, ना कि कोई नई चीज है ऐसा तो आप महसूस नहीं कर रहे होगे, सब ने ये सारी चीजें सुनी होगी। सर्प दमन यानी सर्पों का एक तरह से इसने अंत करवा दिया। ठीक है, जिस स्थान पर सर्प दमन यज्ञ हुआ था ना, आज वो स्थान हरियाणा के अंदर एक जिला है जिंद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और जो जिंद डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर उस स्थान का नाम है सफीदो। तो सफीदो का नाम सफीदो क्यों है, क्या इसके पीछे इतिहास है, वो थोड़ा सा एग्जांपल दिया है। सर्प दमन किस राजा के द्वारा करवाया गया था, जनमेजय के द्वारा। ये सारी की सारी चीजें है ना, और ये महाभारत के पात्र से निकले एक तरह से कुछ पात्र है उसके अकॉर्डिंग है। तो सफीदो इसका सही आंसर आएगा, वर्तमान में जिंद डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है साहब, चलो समझ गए होगे। नेक्स्ट बात करते हैं। कथाओं के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया। जयंती देवी के मंदिर कहां पर है, देखो सीधी बात है, एक तो किस समझ जयंती देवी का मंदिर कहां पर, हरियाणा में, सिंपल है। दूसरा, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ये पॉइंट है। तो कहां पर है, जिंद डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखना जिंद। ठीक है, तो जयंती देवी का मंदिर कहां पर है, पांडवों ने जयंती देवी का मंदिर का निर्माण करवाया था जिंद के अंदर। ये बात आप लोग मेरे हिसाब से समझ जाओगे, और उम्मीद करें आप लोग इसको एक तरह से अच्छे से समझ पा रहे होगे। ठीक है, और ठीक है ना, तो ये हो जाएगा जयंती देवी मंदिर, तो आसान है, ज्यादा इतना हार्ड पॉइंट होगा नहीं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ज्योतिसर सरोवर की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो इसकी लंबाई पूछी गई है, तो ये आ जाएगा 1000 फीट। और कहां पर ये, कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो इस टाइप के नॉर्मल नॉन क्वेश्चन कुछ बन जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा साथ साथ आप लोग कवर कर सकते हो, डिटेल वाले क्वेश्चन भी कुछ। और ज्योतिसर सरोवर के बारे में बार बार हमने बात की है। ज्योतिसर जहां पर एक तरह से गीता उपदेश है ना, अर्जुन जी के द्वारा गीता उपदेश, ठीक है, गीता उपदेश भीष्म पर्व के अंदर इसका छठे एक तरह से पर्व में वर्णन है, गीता उपदेश ज्योतिष। तो 1000 फीट इसका सही आंसर आएगा। 1000 फीट का ही बुक में अलग अलग लिखा मिलता है, तो 1000 फीट एक तरह से इसका बिल्कुल ओके आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वामन पुराण। ठीक है, ये वामन पुराण नहीं, सॉरी, ये वायु पुराण है। ठीक है, ये एक तरह से वायु पुराण है, वायु। ठीक है, तो किसने ये है, वायु पुराण के अनुसार निम्न में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हमारा रह तो नहीं गया इसके बीच में। ठीक है, हाँ सारी चीजें। तो अपना क्वेश्चन ये है कि वामन पुराण के अनुसार निम्न में से कौन सा भगवान हनुमान का जन्म स्थान है। तो हनुमान का जन्म स्थान भाई साहब क्या माना जाता है, कैथल। कैथल आपने सुनोगे, कैथल। देखो ये एक तरह से कुछ ग्रंथों के अकॉर्डिंग बात करो, वायु पुराण के अकॉर्डिंग एक तरह से बात है यहाँ पर, इस बात को समझना। ठीक है, तो वायु पुराण के अनुसार एक तरह से हनुमान का जो जन्म स्थान है वो एक तरह से क्या है, कैथल है। ठीक है, तो ये कैथल हनुमान ने, कहते हैं ना, हनुमान ने भाई साहब एक तरह से 4 युगों में 2 युग को देखा था, है ना, सुना होगा आपने, सतयुग द्वापर युग, दोनों युग में एक तरह से हुए थे, है ना। युग तो जानते होगे साहब, युग है, टोटल कितने युग है। ठीक है, टोटल कितने युग माने गए हैं, 4 युग है। ठीक है, जो 3 वर्तमात्मक है, अब जो चौथा है वो अभी आ जाएगा, भविष्य का एक तरह से मानना, भविष्य का मनुष्य। ठीक है, तो पहला कौन था, उसमें पहला कौन सा था, पहला था भाई साहब सतयुग। ठीक है, पहला कौन सा है, सतयुग हो गया। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा, दूसरा भी सुना होगा ना आपने एक तरह से मेरे हिसाब से, त्रेता। ठीक है, त्रेता, त्रेता हो गया। ठीक है, तीसरा हो जाएगा भाई साहब द्वापर। ठीक है, ये हो जाएगा द्वापर। और चौथा साहब भविष्य का मनुष्य, जो कल की फिल्म भी आई थी अभी कुछ समय पहले। ठीक है, कलयुग है ना, या कल की से एक तरह से मैंने लिख दिया कलयुग, ये एक तरह से ये। तो क्वेश्चन जो पूछा गया उसका आंसर आप लोग समझ पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है। तो कर्ण से संबंधित कौन सा है ना, और महाभारत के पात्र जो कर्ण है, ठीक है, कुंती के एक तरह से पुत्र, जो सूर्य के द्वारा उनको प्रदान हुआ था, ठीक है, वरदान के रूप में। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि क्या क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है। तो कर्ण से संबंधित कौन सा शहर है, एक तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा इतना हार्ड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई करनाल। ठीक है, करनाल। ठीक है, और करनाल शहर जो है ना, करनाल हरियाणा का पहला शहर है जो अत्याधुनिक तरीके से बसाया गया। तो उसका संस्थापक जो है ना, उसका संस्थापक भी कौन है, कर्ण है। ठीक है, अब कर्ण कौन है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझती है। तो जो कर्ण साहब जी है ना, ये एक तरह से कुंती के फर्स्ट पुत्र थे, लेकिन कुंती की कोख से नहीं जन्मे थे ये। ठीक है, कौन है ये, कुंती के एक तरह से फर्स्ट पुत्र है, ध्यान रखना, सुना होगा आपने। ठीक है, ये है। दूसरा अंग, एक तरह से आपने सुना होगा महाजनपद में, तो अंग का राजा, कहते ना अंग का राजा। ठीक है, तो अंग का भाई साहब एक तरह से राजा था। तीसरा इसका कुछ उपनाम है, उपनाम है इसका कुछ उपनाम। तो क्या क्या उपनाम है, एक तो इनको बोलते दानवीर कर्ण, दानवीर। ठीक है, एक इनको बोलते राधे। ठीक है, क्योंकि इनका पालन पोषण है ना राधे ने किया था, तो ये इसका उपनाम है। ठीक है, पालक कौन थे इसके, पालक यानी कि
पालनकर्ता, कौन कौन लोग एक तरह से पालन करता थे? तो जो धृतराष्ट्र है ना, धृतराष्ट्र महाभारत पात्र, उसका एक सारथी हुआ करता था, शायद आपने सुना, उसका नाम था अधिरथ। अधिरथ, ठीक है, अधिरथ। और भाई एक और हुआ करता था इसकी पत्नी, जिनका नाम था राधा, ठीक है, इसी कारण राधे बोलते हैं ना। तो इन दोनों के द्वारा इसका पालन किया गया था। कर्ण का जो बाद में अंग का एक तरह से राजा बना था, ये सारी चीजें है। जन्मजात एक तरह से कवच कुंडल पहन के एक तरह से जन्मे थे ये, कवच और कुंडल जो है ना वो पहन के एक तरह से जन्मे थे ये, जन्मजात, इनकी बॉडी पर जन्मजात कवच कुंडल थे, ठीक है ना। कुंती कैसे एक तरह से कहानी हाथ में एकदम आए थे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझना, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नोट करके अगर हम बात करें, कर्ण का किला कहां पर है? कर्ण का किला, ठीक है, कर्ण का किला अगर आपसे पूछे ना तो करनाल मत लगा देना। कर्ण का किला थानेश्वर में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। कर्ण का किला हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है, लेकिन कर्ण करनाल से संबंधित है। करनाल शहर की स्थापना, कर्ण झील भी सुना होगा आपने, करनाल गए भी होगे आप लोग। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भाई श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कुरुक्षेत्र में, गए होगे आप लोग, तो ये भी आसान सा है, ज्यादा पॉइंट नहीं होगा, है ना, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत युग में सिरसा को जाना जाता था, सिरसा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का। इन प्रेजेंट टाइम में क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा एक तरह से सिरसा ही पड़ता है, ठीक है। तो महाभारत काल में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था, ये पॉइंट एक तरह पूछा गया है। हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है, लगभग 4277 वर्ग किलोमीटर में इसका एरिया है, ठीक है। सिरसा के क्षेत्रफल की बात करें ना तो 4277 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। तो सबसे बड़ा एक तरह से है, सबसे बड़ा जिला हरियाणा का कौन सा क्षेत्रफल में? सिरसा है। तो महाभारत काल में इसको जाना जाता था सेरिस्का, ठीक है, सेरिस्का के नाम से एक तरह से महाभारत काल में इनको जाना जाता था। तो ये एक तरह से सारे पॉइंट है, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से कवर कर चुके होंगे, ठीक है साहब, ये समझ रहे हो ना। अब इसमें एक क्वेश्चन और था, वो एक तरह से और बताता हूं मैं, शायद इसमें वो आया है या नहीं आया वो पॉइंट, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आप लोग इनको समझ पा रहे होंगे। हाँ, लगभग हमारे एक तरह से सारे पॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। तो इतना याद करना। बाकी देखो एक तरह से इसका एक फर्स्ट पार्ट हम पहले भी कवर कर चुके हैं, इसका जो सेकंड पार्ट होगा जल्द आपके सामने एक तरह से आएगा, उसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन थे, है ना, बहुत ज्यादा एक तरह से क्वेश्चन है ना, लेकिन ये एक तरह से आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक इसमें क्वेश्चन और था, वो शायद मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आप उसको थोड़ा सा समझना, और कैसे समझोगे हम आपको वैसे बात कर लेते हैं, ठीक है। हरियाणा में कुछ धार्मिक स्थल है, ठीक है, हरियाणा में प्रमुख, ये कुछ महाभारत से जुड़े हुए हैं, प्रमुख धार्मिक स्थल, ठीक है। क्वेश्चन था वह, लेकिन वो क्वेश्चन है नहीं इसमें, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। कुछ धार्मिक, कुछ पौराणिक कथा का अकॉर्डिंग है, कुछ महाभारत का अकॉर्डिंग है, कुछ इन प्रेजेंट टाइम में अलग अलग कथा के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे, तो कौन कौन से हैं, तो उसमें जैसे बात करते, एक आपने सुना होगा पांडु पिंडारा, ठीक है, ये मेरे हिसाब से खूब आप एग्जाम में देखोगा। ये जो है ना, ये हरियाणा में जींद डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कहते कि जो पांडव है ना, पांडव, उन्होंने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था यहाँ पर, ठीक है। तो पांडव है ना, पांडव 5 पांडव पूर्वजों का पिंडदान, शॉर्ट में लिखते हैं, समझना, और आपने सुना भी होगा मेरे हिसाब से, पहले पढ़ा हो तो, ठीक है। ये एक तरह से पांडु पिंडारा, और इसको हरियाणा में एक उपनाम से भी जाना जाता है, हरियाणा में लघु हरिद्वार, ठीक है। लघु हरिद्वार हरियाणा में किसे कहते हैं? पांडु पिंडारा को बोलते हैं, ठीक है। ये हरियाणा में लघु हरिद्वार के नाम से भी इसको जाना जाता है, इस बात को समझना। एक तो ये हो जाएगा पांडु पिंडारा, ठीक है, सुना होगा पांडु पिंडारा नाम से, मेरे हिसाब से सबने सुना होगा ये सारी चीजें, ठीक है। दूसरा देखो, एक आपने और महाभारत पात्र एक जगह मिलेंगे आपको, जिसका नाम होगा ढूंढू तीर्थ, ठीक है। और जो ये ढूंढू तीर्थ है ना, कहते कि यहां से है ना, भीम ने, जो भीम थे ना, उन्होंने दुर्योधन को यहां पर ढूंढ के मारा था, इसी कारण उसका नाम एक तरह से ढूंढू तीर्थ रखा गया, जो कि हरियाणा में जींद डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है। ज्यादातर एक तरह से जींद जिले में, इस बात को एक तरह से आप लोग मेरे हिसाब से समझ सकते हो। और जो ये है ना, ये ढूंढू तीर्थ कालिदास की एक पुस्तक है, जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे, गुप्त वंश, तो अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम एक तरह से जो बुक है ना कालिदास की,
अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक में भी इसका वर्णन किया गया, किसका, इस ढूंढू तीर्थ का, ठीक है, जहां से एक तरह से भीम ने दुर्योधन को ढूंढ के यहां से मारा था, ठीक है। वैसे ही ब्रह्म सरोवर के अंदर भी एक तरह से छिपे थे, है ना, वो तो अलग अलग एक तरह से कहानियों में आपने सुना भी होगा, ढूंढू तीर्थ में भी छिपे थे, है ना, ब्रह्म सरोवर के अंदर भी एक तरह से छिपे थे, तो अलग अलग स्थान पर एक तरह से छिपे थे, ये सारी चीजें हैं। और थोड़ा सा इसके अंदर बात करें, एक आपने सुना होगा पंचवटी जो धार्मिक स्थल है हरियाणा में, पंचवटी, तो पंचवटी जो है ना वो पड़ता है पलवल के अंदर, ठीक है, पंचवटी ये पलवल के अंदर है। और थोड़ा सा अगर हम बात करें, एक आपने शायद सुना होगा मेरे हिसाब से लदाना तीर्थ, लदाना तीर्थ, ठीक है, ये भी है, ये सारे सारे इंपॉर्टेंट रिपीटेड है। लदाना तीर्थ ये हरियाणा सीईटी में आया था 2022 में, लदाना तीर्थ, जो लदाना तीर्थ है ना ये हरियाणा के कैथल में है, ठीक है, कैथल, कैथल जानते होगे ना, कैथल यहां पर है। एक आपने सुना होगा शेरहदा, ठीक है, शेरहदा गांव, सिरधरा के नाम से बना शब्द है शेरहदा, ये भी भाई साहब कहां पर है, कैथल में है, जहां से बर्बरीक यानी कि बाबा श्याम जी का जो कटा हुआ सिर था वो महाभारत के युद्ध को देखता है, शेरहदा नामक स्थान से, जो कि इन प्रेजेंट टाइम हरियाणा के कैथल में पड़ता है, इस बात को भी समझना आप लोग। एक है सतकुंबा तीर्थ, ठीक है, हरियाणा में नाम है सतकुंबा, ठीक है, सतकुंबा जो तीर्थ है ना ये एक तरह से सतकुंबा लॉजिक से लगा लेना, सतकुंबा सोनीपत, ठीक है, तो सतकुंबा जो तीर्थ है ना ये हरियाणा के अंदर कहां पर पड़ता है, ये हरियाणा में सोनीपत जिले के अंदर सतकुंबा नामक तीर्थ, ठीक है। एक आपने सुना होगा आदि बद्री, ठीक है, और थोड़ा सा आपको बताते हैं, एक इसके अंदर आदि बद्री, ये भी आता है कई बार, आदि बद्री तो नेशनल जीके में भी कई बार आता है, यमुनानगर में आदि बद्री जो धार्मिक स्थल है, आदि बद्री ये यमुना नगर के अंदर है, ठीक है, यमुना नगर, आदि बद्री यमुना नगर इन प्रेजेंट टाइम में बात कर रही है। और थोड़ा सा इसके अंदर अगर हम बात करना चाहे, ऐसे घने ही है मतलब, लेकिन जो मेन मेन एग्जाम में बनते हुए एक मानुस तीर्थ है, मानुस वो भी हरियाणा के कैथल में है, मानुस तीर्थ स्थल हरियाणा के किस एक तरह से जिले में है, तो मानुस, ये सारे के सारे रिपीटेड है और यही एग्जाम में घूमते रहते हैं हमेशा। मानुस तीर्थ जो है वो भी कैथल के अंदर पड़ता है, कैथल, ठीक है। एक आपने सुना होगा असंध, ठीक है, पानीपत के अंदर असंध, जो असंध है ना, असंध ये महाभारत पात्र आपने सुना होगा, जरासंध नाम का राजा, ठीक है, जरासंध जो मल्लयुद्ध हुआ था भीम के साथ, तो जरासंध की कैपिटल हुआ करती थी, ये जरासंध की कैपिटल। एक आपने सुना होगा हरियाणा में नहीं है लेकिन इंद्रप्रस्थ क्या था, तो इंद्रप्रस्थ महाभारत काल में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बोलते हैं ना, तो ये पांडव की राजधानी थी, दिल्ली वर्तमान में जैसे पांडव की कैपिटल, ठीक है, एक तो ये हो गया। एक आपने सुना होगा हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में, कभी इसको हरियाणा मान लो ना, हस्तिनापुर, ठीक है, ये एक तरह से किसकी कैपिटल है, ये कौरवों की कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है, शांतनु राजा था ना यहाँ का, तो कौरवों की कैपिटल, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे काफी हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मेन मेन तो आप लोग याद कर ही लोगे, ठीक है। एक आपने सुना होगा बागपत या एक तरह से व्याघ्रप्रस्थ, ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश में है, बागपत, ठीक है, या इसको हम बोल देते हैं व्याघ्रप्रस्थ, यानी बाघ का स्थान, व्याघ्रप्रस्थ, ये यूपी में है। और जो लाक्षागृह आपने सुना होगा ना महाभारत के अंदर, लाक्षागृह, तो इस लाक्षागृह में जो पांडवों को जलाने की कोशिश की थी ना वो इसी स्थान पर की थी, बागपत उत्तर प्रदेश में है, बागपत सुना होगा आपने, बागपत सनोली नाम का ऐतिहासिक स्थल जो है वो बागपत में, जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, ये सारी सारी चीजें है ना, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। एक भिवानी तो आप लोग जानते हो, पूरा जिले की बात कर लेते हैं, ठीक है, भिवानी हरियाणा की काशी या भारत की छोटी काशी, ठीक है, इसको भारत की छोटी काशी के नाम से भी बोलते हैं, भारत की छोटी काशी, ठीक है, ये एक तरह से भिवानी को कहते हैं, भिवानी जो भी है ना, भिवानी जिला, ठीक है, बॉक्सर का गढ़ भी एक तरह से भिवानी, ये भी आप लोग मेरे हिसाब जानते होंगे। तो ये ऐसे कई चीजें हैं, है ना। एक परासर तालाब भी हुआ करता था, परासर ताल करनाल के अंदर पड़ता है ना, परासर ताल, ये जो परासर ताल है ना ये करनाल के अंदर है, कहते यहां पर भी एक तरह से दुर्योधन छिपे हुए थे और कृष्ण जी ने मजाक किया और फिर यहाँ से निकलकर एक तरह से भागे भी थे, तो परासर ताल ये करनाल में है। तो ये एक तरह से कई चीज़ें हरियाणा के कुछ एक तरह से धार्मिक जो स्थल है, जिनमें शुरुआत के मैं बताया मेन मेन है।
तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इनको अच्छे से एक तरह से कवर कर चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा अन्य टॉपिक का, है ना, या तो हिस्ट्री का हमारा सेशन होगा या इसी एक तरह सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्लास आपके सामने जल्द आएगी। और एक लंबी क्लास हो चुकी थी, काफ़ी लंबा एक तरह से हमारा सेशन हो चुका था, क्योंकि जो भी हरियाणा में वैदिक सभ्यता के और महाभारत से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे के सारे हमने एक तरह से लगभग सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है ना। और उम्मीद करेंगे यहाँ से आपके क्वेश्चन कोई ना कोई बनेंगे इस टॉपिक से, तो आपके क्वेश्चन यहाँ से एक तरह से कवर हो गए। आप लोग भी इसको अच्छे से कवर करने की कोशिश करना, है ना, एक दो बार रिवाइज करके या मान लो नोट्स बना के, है ना। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग को सभी का धन्यवाद, हमारे इस लंबे सेशन में आप लोग जुड़े। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।